हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं बहुत सारी दिक्कतों के बाद। अब पहले तो मुझे ये बताओ, सारे कल वाली क्लास में थे या कोई ऐसा है जो पहली बार आज वाली क्लास में आया है? 4 स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक, 5 स्टूडेंट्स नहीं है, चलो ठीक है। वैसे कल वाली क्लास के अंदर हमारे 2 पार्ट्स के अंदर जो पार्ट ए हमने डिस्कस किया था बिफोर ब्रेक, उसके अंदर हमने कोई सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करी थी। मैंने नॉर्मल टैक्स के बारे में बताया था और सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है। वो वीडियो हमने यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया, आपको लिंक भी मिल गया होगा, उसमें से देख सकते हो। कॉन्सेप्चुअली हमारी जो भी डिस्कशन हुई थी वो हमारी ब्रेक के बाद स्टार्ट हुई थी, यानी कि पार्ट बी में स्टार्ट हुई थी। उसके अंदर हमने डिस्कस क्या किया था वो भी मैं रिवाइज कराऊंगा ही, और आज वहीं से आगे कंटिन्यूशन शुरू होगी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस क्या किया था? सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ का मतलब हमारा जो इनकम टैक्स का जितने भी प्रोविजन है, किसको ये आ रहा है बीच में? ठीक है, मेरे को तो नहीं दिख रहा वीडियो में, ठीक ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारे जो सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स है उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? किसी भी लॉ का इंडिया के अंदर है वो सोर्स, अल्टीमेट सोर्स कहां से निकल के आता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां पे ये चीजें लिखी हैं टैक्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने आर्टिकल कौन सा पढ़ा था? आर्टिकल नंबर 265। आर्टिकल 265 बड़ी सिंपल सी चीज बोलता है, वो कहता है इंडिया में देयर इज नो टैक्स विच कैन बी लेविड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी सिंपल वन लाइन में मैंने बोला था वचन शासन नहीं होता। अगर आपको कोई टैक्स लगाना है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक बकायदा लॉ बनाना पड़ेगा। अब अगला सवाल आया था इनकम टैक्स के लिए, ठीक है लॉ बना देंगे, इनकम टैक्स एक्ट बना देंगे, कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी? सेंटर बनाएगी या फिर स्टेट? उसके लिए हम चले गए थे आर्टिकल 246 पे। आर्टिकल 246 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो खुद कुछ नहीं बताता, वो कहता है हम 3 लिस्ट बनाएंगे, और ये 3 लिस्ट कहां बना रखी हैं? शेड्यूल 7 में। उन 3 लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं वहां पर हमने रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन दे दी है। 3 लिस्ट हमारी कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी यूनियन लिस्ट, जिसको प्यार से हम लिस्ट 1 बोलते हैं। दूसरी लिस्ट हमारी होती है स्टेट लिस्ट, जिसको हम लिस्ट 2 बोलते हैं। और तीसरी कौन सी थी? कॉन्करेंट लिस्ट। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, कॉन्करेंट लिस्ट बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन का कोई भी मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं लिखा। तो टैक्सेशन के लिए सिर्फ 2 लिस्ट मैटर करती हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। कोई भी ऐसा मैटर जो यूनियन लिस्ट में है उस पे लॉ कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, हम बोल तो रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बट असली में लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। हमने ध्यान से समझा था पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेसिकली द एग्जीक्यूटिव पार्ट, लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर पार्ट कौन होता है? पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है, पार्लियामेंट बड़ी है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। सिमिलरली स्टेट लिस्ट में जो मैटर है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं, किसके पास पावर है? स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं बतानी भूल गया जो अक्सर बच्चों को डाउट आता है। डाउट ये आता है, अच्छा मुझे ये बताओ हमारे देश में स्टेट्स कितनी है? 29 है, 28 है? 29 थी, मगर 2020 के अंदर 2020 भी नहीं बोलूंगा, 2019 के अंदर 31 अक्टूबर से जो JNK की स्टेट है वो स्टेट ना बन के क्या बन गई है? यूनियन टेरिटरी। इनफैक्ट 2 यूनियन टेरिटरी बनी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो अब नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे देश में पॉलिटिकली बोलूं तो 28 है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी की बात करूं, पहले कितनी यूनियन टेरिटरी थी? 7, फिर एक JNK और लद्दाख आ गई, और इसके बाद एक और आपको अपडेशन बताऊं जो ये दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, जो कि अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, उनको मिला दिया गया। अच्छा, अब यूनियन टेरिटरीज भी है हमारे देश में, स्टेट्स भी हैं। अब जो यूनियन टेरिटरी होती है ना, वो भी 2 प्रकार की यूनियन टेरिटरी होती है। जैसे अच्छा, यूनियन टेरिटरीज का नाम डिस्कस करें, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव हो गई, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गई, लक्षद्वीप हो गई, चंडीगढ़ हो गई, लद्दाख हो गई, आपकी JNK हो गई, और जहां हम बैठे हैं दिल्ली हो गई। ठीक है जी। अच्छा, क्या दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई फर्क है? टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ो, क्या दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में फर्क है? ये मत बोलना 250 किलोमीटर का फर्क है। क्या फर्क है? दिल्ली के अंदर हम अपनी एक गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, दिल्ली का अपना एक लेजिस्लेचर है, अपने MLAs हैं, अपना चीफ मिनिस्टर है, बट फिर भी वो क्या है? यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, बट वहां की कोई गवर्नमेंट नहीं होती। लक्षद्वीप में कोई गवर्नमेंट नहीं है, दमन दीव दादरा नगर हवेली में गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, यानी 2 तरह की यूनियन टेरिटरीज होती हैं, एक होती है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, एक होती है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। दिल्ली इज एन एग्जांपल ऑफ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। अच्छा, और कोई यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर वाली? पौंडीचेरी बोलो या पुडुचेरी बोलो, तो एक वो हो गई। अब तीसरी नई हमने बनाई है अभी, यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। जो लद्दाख वाली है वो विदाउट लेजिस्लेचर होएगी,
और जो जेएनके वाली है वो विद लेजिस्लेचर होगी, वो अलग बात है। अभी तक उस पर इलेक्शन हुए नहीं, अभी तक वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर है, बट बहुत जल्दी उसके अंदर भी इलेक्शन होंगे। तो देश में 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो विद लेजिस्लेचर वाली हैं। अब आपको पता है, आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का हर समय सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट चलता रहता है विद रिगार्ड टू पावर। और क्यों रहता है? क्योंकि यूनियन टेरिटरी है एक तरफ और दूसरी तरफ यहां की खुद की लेजिस्लेचर है। तो पावर जो डिमार्केटेड होनी चाहिए थी वो इतनी क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, जिस वजह से लड़ाई चलती रहती है अक्सर कि हाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसे ओवररूल कर दिया, फिर लड़ाई हुई। ये सब आप जानते हैं, न्यूज में देखते हो। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। टैक्सेशन पे कभी आपने डिस्प्यूट नहीं सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से दिल्ली के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की डेफिनेशन होगी, वहां पर क्लियरली लिख रखा है वो यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का लेजिस्लेचर है वो भी क्या मानी जाएंगी? स्टेट मानी जाएंगी। तो जब मैं बोलता हूं ना स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर का जुरिस्डिक्शन होता है, लॉ कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्या दिल्ली को भी हम स्टेट लिस्ट में कवर कर सकते हैं? यस। क्या पौंडीचेरी को कवर कर सकते हैं? यस। जम्मू एंड कश्मीर को भी कवर कर सकते हैं, मगर हम चंडीगढ़ को नहीं कर सकते। चंडीगढ़ स्टेट लिस्ट में नहीं आएगी क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर कोई स्टेट लेजिस्लेचर है ही नहीं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, यूनियन और स्टेट लिस्ट की बात कर ली। हमारा इनकम टैक्स कहां आता है? स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में? यूनियन लिस्ट में। और टू बी स्पेसिफिक कौन सी एंट्री थी? एंट्री नंबर 82। अच्छा, एंट्री नंबर 82 हमने रीड भी कर ली थी, कोई बहुत लंबी चौड़ी एंट्री नहीं थी। उसने क्या बोला था? टैक्स ऑन एनी इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर बाकी सारी चीजों के ऊपर क्या लगाया जा सकता है? इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। इस पावर को यूज करके अगला सोर्स हमारा आया विच इज इनकम टैक्स एक्ट। इस पावर को यूज करके पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था इनकम टैक्स एक्ट। अब एक एक करके मैं आपने जो सोर्सेज बताए थे ना, साथ में बुक से रीडिंग भी करते रहते हैं। जो आ जाओ एक बार बुक के अंदर क्या लिखा है वो भी साथ साथ रीड कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो हमारी हो ही गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने आर्टिकल 265 पढ़ लिया था, साथ साथ 3 लिस्ट भी कर ली थी। अब आगे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पहला सोर्स कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, ये एक्ट किसने पास किया है? पार्लियामेंट ने 1961 में पास किया था, बट ओवर अ टाइम इसमें क्या आ गई है? बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ गई हैं। द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। ऑल्दो ये एक्ट 1961 का है, बट आया कब था? 1 अप्रैल 1962 में आया था। अच्छा, होल ऑफ इंडिया लिखा है। पहले के जमाने में 2019 से पहले जब भी किसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात होती थी, होल ऑफ इंडिया ब्रैकेट में इंक्लूडिंग जेएनके या एक्सक्लूडिंग जेएनके लिखा होता था। अब लिखने की जरूरत नहीं है। उसका कारण आपको पता होगा। आर्टिकल 370 जो पहले कहता था कि कोई भी इंडिया की पार्लियामेंट द्वारा पास एक्ट जेएनके पे तभी अप्लाई होगा यदि वहां की लेजिस्लेचर उसे अप्रूव कर दे। अब वो आर्टिकल 370 को 2019 के बाद हटा दिया गया। तो 2019 के बाद तो आपको कोई डाउट नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट जेएनके में भी लगता है। बट सवाल यह है सर, क्या 2019 से पहले जब आर्टिकल 370 एग्जिस्ट करता था, क्या तब भी ये जेएनके में लगता था? द आंसर इज यस। ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं आया। सारे के सारे एक्ट जो हम पढ़ते हैं, चाहे कंपनीज एक्ट पढ़े, चाहे कोई भी एक्ट पढ़े, वो 2019 से पहले भी जेएनके में लगते थे। बस एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या थी? उन एक्ट्स को जेएनके की लेजिस्लेचर से अप्रूव करवाया था। तो इनकम टैक्स में पहले भी जब 2019 से पहले पढ़ते थे, इट अप्लाइड टू होल ऑफ इंडिया। Now also it applies to whole of India. There is no question of saying with GNK या without GNK, GNK में भी covered था। ठीक है। अच्छा, इंडिया की डेफिनेशन मैंने इनकम टैक्स में तो नहीं पढ़ाई, जीएसटी में पढ़ा रखी है मैंने। जीएसटी में वो डेफिनेशन रेलेवेंट होती है, इनकम टैक्स में ज्यादा रेलेवेंट थी, इसलिए मैंने हटा दी यहां से। बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया? इंडिया का मतलब क्या होना चाहिए? इंडिया का मतलब आप कहोगे सर बचपन से पढ़ा रहे हैं, एक मैप हमें पढ़ा रहे हैं इंडिया। अच्छा, जो इंडिया हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जो मैप हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा है। जो हमें इंडिया, जिसको हम इंडिया समझते हैं, वो कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में। तो इनकम टैक्स एक्ट में अगर इंडिया की डेफिनेशन ढूंढने जाओगे ना, वो इंडिया को डिफाइन नहीं करेगा। वो कहेगा इंडिया मींस सच टेरिटरी विच इज डिफाइंड एज इंडिया अंडर आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 में हमने जिसको इंडिया मान रखा है वो इंडिया है। अच्छा, अब हमारे, आपको पता है इंडिया के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं किसी कंट्री के साथ। जेएनके का कुछ हिस्सा पाकिस्तान क्लेम करता है, उसका है, हम क्लेम करते हैं हमारा है। चाइना का अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हिस्सा ऐसा है, चाइना ने कैप्चर कर रखा है, मगर हम क्लेम करते हैं हमारा। क्या लीगली स्पीकिंग हमारा इनकम टैक्स एक्ट वहां भी अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? यस।
क्योंकि हमने आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उस एरिया को अपना मान रखा है तो लीगली स्पीकिंग इनकम टैक्स एक्ट वहां भी अप्लाई करता है। वो अलग बात है, उसे एनफोर्स नहीं कर पाते हम, क्योंकि वहां पर इंडियन आर्मी अभी तक पहुंची नहीं है, वहां पर किसी और कंट्री ने कैप्चर कर रखा है। बात समझ में आ रही है? तो हम लीगली मानेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया है वही इंडिया माना जाएगा। अच्छा, इंडिया में लैंड की बात तो कर ली, इंडिया में क्या पानी भी आता है? कितना पानी आता है? अब हमारी कंट्री एक ऐसी है जहां पर भरपूर पानी है। भरपूर पानी मतलब हमारा इंडिया की कोस्टल लाइन है, इधर आपको दिखेगा बे ऑफ बंगाल, नीचे कौन सा पानी है? इंडियन ओशन, नीचे इंडियन ओशन है, और लेफ्ट साइड में क्या है अपना? इतना तो बड़ा होगा ना, क्या है? अरेबियन सी। चलो ठीक है, अरेबियन सी। अब तीनों तरफ पानी है इंडिया में, नो डाउट ये पूरा जो लैंड है वो तो हमारा इंडिया है ही है। पानी कितना इंडिया का है? क्या इंडियन ओशन जस्ट बिकॉज हमारे नाम से है, क्या पूरा इंडियन ओशन हमारा है? नहीं, वो जस्ट नाम हमारा है, नाम से इंडियन ओशन है, पूरा इंडियन ओशन हमारा नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनल वाटर्स को कौन सी कंट्री कैसे डिवाइड करे, इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करते हैं, और इंटरनेशनली माना गया है 12 नॉटिकल माइल्स तक। 12 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल क्या होते हैं? जैसे लैंड पे हम डिस्टेंस किलोमीटर और माइल्स में कैलकुलेट करते हैं, पानी में हम डिस्टेंस किस में कैलकुलेट करते हैं? नॉटिकल माइल्स में। 1 नॉटिकल माइल इज रफली इक्वल टू 1.5 से 1.8 किलोमीटर के आसपास होती है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पानी है वो इंडिया माना जाता है, वो कंप्लीट सॉवरेनिटी होती है इंडिया की, उसे बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं उसे? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया पे इंडिया का पूरा हक है। इंडिया उसमें कोई भी लॉ बना सकती है, जैसे हमारी परमिशन के बिना हमारे इंडिया में कोई घुस नहीं सकता। बाहर का कोई पर्सन आए, इंडिया में आना चाहता है, उसे इंडिया में वीजा लेना पड़ता है। अगर बिना वीजा के इंडिया में पाया गया, क्या इंडिया उसे अरेस्ट कर सकती है? यस, इंडिया उसे अरेस्ट कर सकती है। सिमिलरली आपके टेरिटोरियल वाटर्स में कोई बिना वीजा लिए, बिना आपकी परमिशन लिए घुस गया, क्या इंडिया उसे अरेस्ट कर सकती है? यस। और अक्सर आप सुनते भी होंगे, इंडिया के कुछ फिशरमैन को पाकिस्तान कैप्चर कर लेता है, पाकिस्तान के कुछ फिशरमैन को इंडिया कैप्चर कर लेता है। इंडिया कैसे कैप्चर कर लेता है? वो गलती से मछली ढूंढते ढूंढते क्या हो जाते हैं? इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में आ जाते हैं, और इंडिया क्या कर लेता है? उन्हें कहता है तुम बिना परमिशन के कैसे आए, हम तुम्हें फॉर द टाइम बिंग क्या कर रहे हैं? अरेस्ट कर रहे हैं। तो टेरिटोरियल वाटर्स पे तो नो डाउट इनकम टैक्स लगेगा ही लगेगा। अच्छा, इसके बाद का जो पानी होता है सर, वो किसका होता है? अब मान लो इंडिया के आसपास बांग्लादेश है, इधर श्रीलंका है, इधर पाकिस्तान है, और फिर आगे कंट्री शुरू हो जाती है, फिर दूर तक जाके अफ्रीका आता है। हर किसी ने अपने 12 नॉटिकल माइल रख दिए, फिर भी पानी बचा ना। वो पानी कौन सा है? उस पानी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जो पानी आता है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब आपका इसके बियॉन्ड जो पानी आता है ना, उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये कहां तक आता है? ये 200 नॉटिकल माइल्स तक आता है। 200 नॉटिकल माइल्स। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या है? यहां पर इंडिया की कंप्लीट सॉवरेनिटी नहीं है, इंडिया अपने सारे लॉ नहीं लगा सकता, बट यहां पर नाम से पता लग रहा है यहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का राइट है वो किसके पास होगा? इंडिया का। यानी लेट अस सपोज इसके नीचे अगर कोई ऑयल रिजर्व है, इसके नीचे कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने का राइट किसके पास आ जाएगा? इंडिया के पास आ जाएगा। आप आज की डेट में देखो, जो नेचुरल गैस निकल रही है हमारे देश में, जो प्रोडक्शन हो रही है, या जो ऑयल आ रहा है, रिलायंस है, ओएनजीसी है, इनके जो आगे जाकर पूरे प्लांट्स लगे हुए हैं वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लगे हुए हैं, वो पानी के बीच में लगे हुए हैं, और वो इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ना बाय डिफॉल्ट कोई एक्ट अप्लाई नहीं करता, उसमें लिख के बोलना पड़ता है उस एक्ट में दैट दिस एक्ट अप्लाइज टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तभी अप्लाई करता है। इनकम टैक्स एक्ट में भी ये लिखा है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कवर्ड है, और यही चीज आप जीएसटी में पढ़ोगे, जीएसटी के पर्पस के लिए भी इंडिया इंक्लूड्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स। अच्छा, पानी की बात कर ली। अच्छा, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो वाटर होता है उसे प्यार से क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर यानी 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जो जाएगा उस पे इंडिया की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये इंडिया की बात कर ली, इंडिया का लैंड कवर कर लिया, इंडिया का पानी कवर कर लिया। अच्छा, हवा भी हमारी होती है या नहीं होती? हवा भी हमारी होगी। अब हवा के अंदर आप ये मत पूछना सर कौन सी एक्टिविटीज होती है, लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट हैपन इन द एयर, तो हमें हवा को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया, एनी एयर स्पेस अबव इंडिया,
यानी इंडिया की लैंड और इंडिया के पानी के ऊपर जो एयर स्पेस है वो भी क्या है, इंडिया है। तो जो बड़ी सिंपल सा वर्ड हम बोलते हैं ना, होल ऑफ इंडिया, अगर आप ध्यान से देखो इंडिया के अंदर भी सोचने की चीज है। तो यहां पर मैंने ऑल दो डेफिनेशन सिर्फ बता दी, ये डिटेल डेफिनेशन दोनों जगह सेम है, इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में डेफिनेशन दे रखी है मैंने जीएसटी लॉ में, ठीक है। चलो इंडिया की बात कर लिए, वापस आते हैं। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। आगे, द एक्ट कंटेन्स सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 298। अच्छा, अब ये मत कह देना कि सर 298 सेक्शन है, क्यों, मैं बताऊं। मान लो सेक्शन 40 था, पहले सेक्शन 32 ले लेता हूं। ऑलरेडी एक सेक्शन 32 हमारे इनकम टैक्स एक्ट में था। सेक्शन 32 में अभी आपको पढ़ाया नहीं, वो हम जाके आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का सेक्शन होता है, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स पर्पस के लिए कैसे कंप्यूट करनी है वो कौन बताएगा, सेक्शन 32। अब सरकार ने कुछ साल बाद डेप्रिसिएशन से ओवर एंड अबव एक और खर्चा लागू किया जो डेप्रिसिएशन जैसा था। मान लो सरकार ने कोई एक नई एक्स्ट्रा डिडक्शन देनी है कुछ लोगों को ओवर एंड अबव द नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो मिल रही है। सरकार ने सोचा एक नया सेक्शन बनाएंगे, मगर अगला सेक्शन 33 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है किसी और चीज का, 34 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो सरकार ने जब नया सेक्शन डालना होता है, अब ये नहीं होगा वो 299 बना देगी जाके। 299 इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि उसका रिलेशन वो लगभग किसके जैसा सेक्शन है, 32 जैसा। तो सरकार आगे क्या करती है, 32A बना देती है। फिर अगर A B C D E F G H ये भी खत्म हो जाता है तो वो क्या करती है, 32AB, 32AC, 32AD। ये चीज क्या है, ये सेक्शन है। अगर मैं बोलूं आपको 32AD, वो भी एक सेक्शन है, ये मत बोलना सेक्शन 32 का सब सेक्शन है, दैट इज डिफरेंट। बात समझ में आ रही है, सब सेक्शन अलग चीज होती है। सब सेक्शन क्या होता है, सेक्शन 32 के अंदर ही मैंने सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 बना दिए, यानी वो उसके सब पार्ट्स हैं। जब आपको आएगा 32 सब सेक्शन 1 वो अलग मतलब है, बट जब आपको आएगा 32AD वो अपने आप में एक सेक्शन है, बट उसके नंबर के आगे उसको नंबर ना देके उसको न्यूमेरिक हमने अल्फाबेट भी इसलिए दे दिया क्योंकि हम 299 में नहीं जाना चाहते थे, हम उसको 32 के आसपास ही रखना चाहते थे। तो यहां पर अगर लिखा है ना सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 298 है, इससे यह मत कंक्लूड कर लेना कि 298 सेक्शन है, क्योंकि हर सेक्शन के आगे क्या होगा, जैसे सेक्शन 10 है, 10 के बाद 10A भी है, 10AA भी है, फिर 10B भी है, इस तरह से भी सेक्शन चल रहे हैं आपके। तो 298 नहीं है, हमारे सेक्शन 298 से ज्यादा है। सर सारे हमारे सिलेबस में है नहीं, कल हमने डिस्कस किया था सारे हमारे सिलेबस में नहीं है। सर कहां तक है, हमारे सिलेबस में जो आखिरी सेक्शन आप पढ़ोगे सी एंटर में, जो आखिरी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे वो 140 है। 140 के बाद कोई सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का सेक्शन है, बीच में आएंगे उनका रेफरेंस, बट मेनली हमारे सेक्शन कहां तक के पढ़ने हैं, 140। अब ये भी कंक्लूड मत कर लेना पूरे 140 पढ़ने हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ सेक्शन ऐसे हैं, जैसे मैंने बोला 32, उसके अंदर 32 भी आएगा, 32AD भी आएगा, 35 है 35 भी आएगा, 35AB भी आएगा, 35ABA भी आएगा, 35AD भी आएगा। तो ऐसे कंक्लूड मत कर लेना 140 होंगे, ठीक है जी। अच्छा, सारे सेक्शन भी नहीं है, ये मत मानना कि अब A to 140 हमें पूरे याद करने हैं, बीच में काफी सारे सेक्शन मिसिंग भी हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया। अच्छा, शेड्यूल दे रखे हैं, 14 शेड्यूल हैं। शेड्यूल का पर्पस क्या होता है मैंने बता दिया था, जब भी एक्ट को बल्कि नहीं बनाना हमने, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक एनेक्चर बना देते हैं काइंड ऑफ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल 7 बना रखा है, वैसे इनकम टैक्स भी क्या करेगा, अगर उसको कोई चीज बतानी है वो क्या कर देगा, शेड्यूल बता देगा। जैसे कुछ जगह पर हम देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट ने डेप्रिसिएशन रेट बताने हैं, तो डेप्रिसिएशन रेट्स अलग अलग चीजों पे क्या लगेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द इनकम टैक्स सेक्शन वी विल मेक अ शेड्यूल फॉर इट। क्लियर है। अच्छा, अगला, ईच सेक्शन फर्दर कंटेन्स, सबको क्लियर है सब सेक्शन क्या होता है, यह बताना पड़ेगा। सब सेक्शन तो सबको क्लियर है। मान लो एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 5 में अगर मुझे 3-4 चीजें लिखनी है, मैं पहले क्या बना दूंगा, 5 सब सेक्शन 1, फिर मैं क्या बना दूंगा, 5 सब सेक्शन 2, फिर 5 सब सेक्शन 3। ऐसे कितने सारे सब सेक्शन हो सकते हैं। ऑल द सब सेक्शंस आर पार्ट ऑफ द सेम सेक्शन। वो अलग बात है, सब सेक्शन नंबर हम कई बार इसलिए याद कर देते हैं ताकि हम स्पेसिफिकली बता सकें सेक्शन 5 में भी ये चीज कहां लिखी गई है, सब सेक्शन 3 में। क्या सर हमें सब सेक्शन भी याद करने हैं, हर जगह याद करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट में तो मैं ज्यादा सेक्शन याद करने के लिए बोलूंगा भी नहीं, कुछ सेक्शन नंबर है हम याद नहीं करेंगे, सब सेक्शन की डिटेल में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे हम, बहुत कम जगह ही सब सेक्शन याद करने के लिए बोलूंगा, अदरवाइज सेक्शन भी याद हो जाए बहुत बड़ी बात है हमारे लेवल पे, ठीक है। अच्छा, आगे चीज है, इट कंटेन्स सब सेक्शन, इट कंटेन्स क्लॉज। क्लॉज क्या होता है,
ये बहुत वीक रह जाता है। कई लोग सीए कर जाते हैं, उनको भी पता नहीं होता सबसेक्शन और क्लॉज में क्या फर्क है। तो आज हम इसी समय डिस्कस कर लें। मैं अभी टैक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं जनरल लॉ के बारे में आपको बता रहा हूं। किसी सेक्शन के अंदर सबसेक्शन होता है, किसी सेक्शन के अंदर क्लॉज होता है। नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सबसेक्शन एंड अ क्लॉज? क्लॉज डिफरेंट होते हैं, वो कह रहे हैं डेफिनेशन वाले सेक्शन में। आप क्या करें? जो सबसेक्शन से अलग होते हैं, मतलब उनका कोई रिलेशन नहीं। हाँ, अब इनकम टैक्स एक्ट में मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी एक्ट के अंदर जो डेफिनेशंस दे रखी होती हैं अलग अलग वर्ड्स की, आर्टिकल और सेक्शन में क्या डिफरेंस है, एक मिनट बताता हूं। हाँ, तो किसी भी जगह पे मैं क्या बोलने लगा था, जो डेफिनेशंस दे रखी होती हैं एक्ट में, वो जनरली कौन से सेक्शन में दे रखी होती हैं? सेक्शन 2 के अंदर। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, उसकी डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 2 में। कंपनीज एक्ट पढ़ा, उसकी डेफिनेशंस कहाँ है? सेक्शन 2 में। जिन्होंने जीएसटी पढ़ लिया, सीजीएसटी एक्ट में डेफिनेशंस कहाँ है? सेक्शन 2 में। सीजीएसटी एक्ट में भी कहाँ है? सेक्शन 2 में। और इनकम टैक्स एक्ट में भी सारी डेफिनेशंस कहाँ होंगी? सेक्शन 2 में। तो टिपिकली हमारी सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती हैं। अच्छा, सेक्शन 2 अगर मैं बनाऊं, सेक्शन 2 के अंदर 1 है, 2 है, 2 है। अब ये सारे ना, अगर आप ध्यान से देखो, इन 2 1 2 2 2 3 इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। हो सकता है 2 1 किसी और चीज को डिफाइन कर रहा है, 2 2 किसी और चीज को डिफाइन कर रहा है, 2 3 किसी और चीज को डिफाइन कर रहा है। तो जब एक सेक्शन ऐसा हो जहां पर हर जो उसके पार्ट्स हैं उनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, उन्हें वहां पर हम वर्ड यूज कर लेते हैं क्लॉज। सेक्शन 2 के अंदर, इन्होंने बोला ना डेफिनेशन वाले सेक्शन के अंदर क्लॉज होते हैं, मैंने उसका लॉजिक बता दिया। हम 2 क्लॉज 1 2 क्लॉज 2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेफिनेशन वाले सेक्शन में जो पार्ट्स हैं उनका आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। 2 क्लॉज 1 किसी और चीज को डिफाइन कर रहा है, 2 क्लॉज 2 किसी और चीज को डिफाइन कर रहा है। हो सकता है इनका आपस में कोई भी रिलेशनशिप ना हो, बट अगर मैं सेक्शन 5 की बात कर रहा हूं, सेक्शन 5 के अंदर जो चीज लिखी है, सेक्शन 5 हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस नाम का एक चैप्टर आएगा। सेक्शन 5 बताएगा कौन इंडिया का रेजिडेंट है, कौन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। वहां पे जब वो बातें करेगा, क्योंकि बात रेजिडेंट की चल रही है, 5 सबसेक्शन 1 भी रेजिडेंट की बात कर रहा है, 5 2 भी रेजिडेंट की बात कर रहा है, वहां पर हम 5 1 को क्या बोल देंगे? 5 सबसेक्शन 1। वहां क्लॉज 1 नहीं यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये एक छोटा सा फर्क है, सिर्फ नॉलेज के लिए होना चाहिए ऐसा। अदरवाइज कोई ये नहीं है कि आप सेक्शन 2 को 2 सबसेक्शन 1 कर दोगे, कोई गलती कर देगा। बस ये होता है कि हाँ, एक लॉ को बोलने का तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक मेरे पास डाउट आया, वो कह रहे हैं आर्टिकल और सेक्शन में क्या फर्क होता है, बताओ। आर्टिकल और सेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन ना बोल के हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शन वर्ड नहीं यूज होता, आर्टिकल यूज होता है। अदरवाइज किसी एक्ट के अंदर हमेशा क्या यूज करते हैं? सेक्शन। एक्ट के अंदर कभी भी आर्टिकल वर्ड यूज नहीं होता। आर्टिकल वर्ड इज जस्ट टू डिफरेंशिएट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द एक्ट। अर्जुन का क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। अब अलग चीज, हमारा सेक्शन 2 तो होगा डेफिनेशन का। एक सेक्शन में और बता देता हूं आपको, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 भी ऐसा है जहां पर सबसेक्शंस नहीं होंगे, क्लॉज होंगे। सर ऐसा क्यों? अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सेक्शन 10 क्या बताता है, अभी नहीं बताता, थोड़ी देर में बताऊंगा। सेक्शन 10 के अंदर भी क्लॉज होंगे, तो रटना है तो रट लो। कुछ बच्चे रट लेते हैं, सेक्शन 2 और 10 में क्लॉज बोलना है, बाकी सब में सब सेक्शन बोलना है। कारण मैंने बता दिया, सेक्शन 10 में भी कुछ ऐसा लिखा है कि वहां पर जो सब पार्ट्स हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए 10 में भी 10 क्लॉज 1 10 क्लॉज 2 यूज करेंगे। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 भी बोल दोगे, कोई पाप नहीं कर दिया, चल जाएगा काम, ठीक है। आगे करते हैं। द एक्ट अच्छा, आगे चीज है एक्सप्लेनेशन। मुझे पता नहीं आपने कभी बेयर एक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा कभी भी, अभी तो लॉ शुरू ही हुआ है। जब बेयर एक्ट पढ़ते हो आप, तो इंटरप्रिटेशन पढ़ते हो यूजुअली अपनी किताबों के अंदर। कभी बेयर एक्ट देखो तो सेक्शन के अंदर सबसेक्शन होंगे या क्लॉज होंगे, साथ साथ एक्सप्लेनेशन होंगी। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सप्लेनेशन इन अ सेक्शन? एक्सप्लेनेशन क्या करती है? नाम से पता लग रहा है क्या कर रही है? फर्दर एक्सप्लेन कर रही है। मान लो मैंने सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में एक चीज लिखी, उसके अंदर एक वर्ड आ रहा है कहीं ना कहीं, और उस वर्ड के ऊपर लॉ थोड़ी सी और क्लैरिटी देना चाहता है, फर्दर कोई चीज को और ज्यादा इंक्लूड करना चाहता है, वो किस में डाल देगा? एक्सप्लेनेशन। फॉर द अबव सबसेक्शन द टर्म सो एंड सो शैल मीन, आगे उसने बता दिया। यानी उस लाइन में फर्दर कोई क्लैरिटी लाने के लिए, उस लाइन को फर्दर कुछ इंक्लूड करने के लिए वो क्या लाई जाती है? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कुछ ना कुछ ऐड ही करता है या कुछ ना कुछ क्लैरिफाई ही करती है। साथ साथ एक और वर्ड है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या करता है किसी भी सेक्शन के अंदर? प्रोवाइजो हमेशा एक्सेप्शन क्रिएट करता है। कभी भी बेयर एक्ट हम आपने पढ़ा होगा ना, मान लो कंपनीज एक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, इन जनरल ऐसा होता है, बट ये इसकी एक्सेप्शन है। तो समझ जाना, जब आपको कोई भी चीज एक्सेप्शन के रूप में बताई जा रही है ना, जब बेयर एक्ट पढ़ोगे तो वो कहां लिखी होगी? प्रोवाइजो।
सर पता कैसे चलता है कि कोई सेक्शन के अंदर ये एक्सप्लेनेशन है या प्रोवाइजो है, कैसे पता लगेगा? अगर एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, मैं कैसे पता करूं कि ये सब सेक्शन तो पता लग ही जाएगा, क्लॉज भी पता लग जाएगा, एक्सप्लेनेशन है या प्रोवाइजो है ये कैसे पता लगेगा? प्रोवाइजो की ना हमेशा लैंग्वेज पता है कैसे स्टार्ट होती है? प्रोवाइडेड दैट। किसी भी सेक्शन के अंदर आपको नीचे एक लाइन दिखी मिल रही है और वो स्टार्ट हो रही है प्रोवाइडेड दैट, तो समझ जाना प्रोवाइडेड दैट के आगे जो है ना वो ऊपर वाले की कोई ना कोई क्या बताने वाला है? एक्सेप्शन बताने वाला है। तो प्रोवाइडेड दैट वाले यूजुअली क्या होते हैं? प्रोवाइजो। और एक्सप्लेनेशन क्या होती है? कुछ जगह तो यहां पर लिखा होता है क्लियर लैंग्वेज में, फॉर द अबव क्लॉज या फॉर द अबव सबसेक्शन सो एंड सो थिंग शैल मीन। क्लियरिटी से पता लग रहा होता है वो क्या है? एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? तो अब हम तो बेयर एक्ट रीड करेंगे नहीं, बट जब भी मैं सेक्शन की इंटरप्रिटेशन पढ़ा रहा हूं आपको, तो अगर मैं किसी भी सेक्शन के अंदर एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा हूं तो समझ जाना बेयर एक्ट में किसमें लिखा होगा? प्रोवाइजो में लिखा होगा। और अगर मैं कह रहा हूं इस सेक्शन के अंदर ये वर्ड का मतलब ये है, तो समझ जाना वो क्या है? वो एक्सप्लेनेशन के अंदर आ रहा होगा। ठीक है? अच्छा, अब हमारी सारी डेफिनेशंस को कहां दे रखी हैं? सेक्शन 2 के अंदर दे रखी हैं। कुछ चीजों के अंदर कुछ वर्ड की अगर उसी सेक्शन के लिए डिफाइन करना है तो वो उस सेक्शन में क्या दे रखा होगा? एक्सप्लेनेशन। अच्छा मुझे बताओ, आपकी नॉलेज चेक करता हूं, यदि कोई वर्ड से इनकम टैक्स एक्ट में यूज तो किया गया है मगर ना तो उसे सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया ना ही किसी सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में डाला गया, तब क्या करोगे? मान लो मैं एक वर्ड यूज करूं, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कंपनी वर्ड, और कंपनी वर्ड 1 मिनट के लिए मान के चले ना तो सेक्शन 2 में डिफाइंड है और ना ही कंपनी की कोई डेफिनेशन है, अब क्या करोगे? अब कुछ लोगों ने बोला कंपनीज एक्ट में जाएंगे, यानी आपको पता है कंपनी के लिए एक अलग एक्ट है कंपनीज एक्ट, तो आपने बोल दिया कंपनीज एक्ट में जाएंगे। मान लो एक वर्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक वर्ड यूज हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब देखने कहां जाऊंगा? उसका तो कोई एक्ट नहीं है हमारे, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट तो कोई भी नहीं है, कहां जाएंगे फिर? तो हमारा एक एक्ट है जो आपके सिलेबस में भी है लॉ के, क्या नाम है उसका? जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट अभी तक हो गया क्लास में या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ ना। जनरल क्लॉजेस एक्ट का मेन एम ही यही है, बाकी सारे एक्ट्स को पढ़ते समय कुछ जनरल चीजें जो हर एक्ट में यूज हो सकती हैं वो जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर लिख रखी हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कहां दे रखी है? जनरल क्लॉजेस एक्ट में दे रखी है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड जीएसटी एक्ट में यूज होता है, इनकम टैक्स एक्ट में यूज होता है, कंपनीज एक्ट में यूज होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज होता है, और उन एक्ट में उसकी डेफिनेशन नहीं है, देन यू गो टू व्हाट? जनरल क्लॉजेस एक्ट। अच्छा, जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइंड नहीं है, देन यू गो टू एनी अदर एक्ट जहां पर वो वर्ड डिफाइंड है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइंड ना होता तो हमारे देश में एक और एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा ना फाउंडेशन में, वहां पर आपने गुड्स पढ़े। गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो चीज गुड्स नहीं है वो कहां चली जाती है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अगर जनरल क्लॉजेस एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड को डिफाइन नहीं करता, देन वी गो टू अ सिमिलर एक्ट जहां पर उसकी क्या हो? डेफिनेशन। गुड्स वर्ड है, जैसे मैंने बोला गुड्स वर्ड अगर इनकम टैक्स एक्ट में यूज हुआ और इनकम टैक्स एक्ट ने गुड्स की डेफिनेशन नहीं दी तो हम कहां जाएंगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट ने भी गुड्स की डेफिनेशन नहीं दी तो आप कहां चले जाओगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये लॉ पढ़ने के जनरल तरीके हैं जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। इनको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल मैंने पढ़ने का तरीका बताया था आपको अपनी क्लास में। मैंने कहा था मैं सिचुएशन क्रिएट करूंगा, जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। अब आप जवाब तभी दोगे जब आपको प्रिंसिपल्स क्लियर हो दिमाग के अंदर। तो यहां पर एक चीज लिखना चाहो लिख सकते हो साइड में, इन इनकम टैक्स। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मेरी क्लास के अंदर आज तो चलो एक ही पेन लाए होंगे, मेरी क्लास के अंदर हमेशा 2 या 3 कलर के पेन लाना, ठीक है? और 2-3 कलर के पेन कैरी नहीं कर सकते तो क्या करना, वो पेन आते हैं ना 2-3 कलर के, एक साथ ही निकल जाते, वो कर लेना। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा बुक के अंदर, बहुत सारी नोटिंग कराऊंगा। मतलब टैक्स के अंदर तुम्हारे पेरेंट्स को ये शिकायत नहीं होगी कि बच्चा पढ़ता नहीं है। तुम्हारी किताब में इतना कुछ लिखा होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स को दया आ जाएगी तुम पे कि इतना कुछ क्यों पढ़ता है बच्चा। वो अलग बात है, पेरेंट्स को ये नहीं पता कि हाँ टीचर खुद लिखवा रहा है, ये खुद नहीं लिखा तुमने। बट ये एक चीज रखना, मैं बहुत सारी नोटिंग्स कराऊंगा, और क्योंकि मैं कोई नोटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करना चाहूंगा तो आप कोशिश करो एक ही पेन में अलग अलग कलर हो, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रेड से हाईलाइट कर लेंगे, बाकी ब्लू से लिख लेंगे, ठीक है जी। इन इनकम टैक्स definitions are contained in section 2 just like any other act. If any word is used in any section but its definition is
not in section 2, then we refer to General Clauses Act, or any other specific act that may contain definition of that word, जैसे मैंने गुड्स का एग्जांपल लिया, गुड्स के लिए हम कहां चले गए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ऐसी स्पेसिफिकली डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस हम कहीं ना कहीं चले जाएंगे। जिन बच्चों ने जीएसटी पढ़ा है उनको याद होगा, जीएसटी में एक वर्ड आया था मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के ऊपर हमने कुछ ना कुछ स्पेशल बातें बोली। अब मोटर व्हीकल वर्ड को जीएसटी एक्ट ने डिफाइन नहीं किया, तो मोटर व्हीकल के लिए हम कहां चले जाएंगे, मोटर व्हीकल्स एक्ट में जो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन है हम वहां पे चले जाएंगे। ठीक है जी, आगे, दिस एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये तो आप समझते ही हो, ये एक्ट को पढ़ने में हमें करना ही क्या है, हमें इनकम निकालनी सीखनी है। तो बेसिकली टैक्सेबल इनकम निकालनी सीखेंगे, जो अभी हम आगे शुरू कर देंगे। पहले चैप्टर के बाद जैसे शुरू करेंगे टैक्सेबल इनकम निकालनी सीखनी है हमने। टैक्स निकालना बड़ा सिंपल है, वो पहले चैप्टर में सीख लेंगे। इनकम टैक्स निकालने के लिए 2 स्टेप है, पहले इनकम निकालो फिर उसके ऊपर क्या निकालो, टैक्स। टैक्स निकालना मतलब वो इतना चीज है कि वो 4-5 क्लासेस में चैप्टर 1 में ही खत्म हो जाएगी, मगर बाकी सारी मेहनत हमारे पूरी क्लासेस में क्या लगेगी, इनकम निकालनी सीखनी है। तो अभी हम इनकम के बारे में बात करेंगे कि इनकम निकालनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, जिसके लिए इतनी क्लासेस लगेंगी। तो पहली चीज तो एक्ट में इनकम निकालनी सिखानी है। दूसरी, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, वो अभी हम सीख ही लेंगे। फिर प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। अब ये बताओ असेसमेंट क्या होती है, ये कुछ वर्ड्स हैं, मैं पहले आपके दिमाग में क्लियर करना चाहता हूं। ध्यान देना, पहली 2-3 क्लासेस में बड़ा स्लो चल रहा हूं क्योंकि अभी हम अपनी पूरे दिमाग में पिक्चर बनाना चाहते हैं कि इनकम टैक्स बना कैसे है। तो एक बार बात कर लेते हैं, ये असेसमेंट क्या होती है। वो कह रहे हैं टैक्स कैलकुलेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असेसमेंट। बिल्कुल सही, असेसमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द टैक्सेबल इनकम एंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन इज कैलकुलेटेड। अब असेसमेंट 2 तरह की होती है, अगर मैं आपको बताऊं। पहली तरह की असेसमेंट होती है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट बोले तो मुझे बताओ, देश में करोड़ों लोग हैं जिनको टैक्स पे करना है, ठीक है, क्या हर पर्सन की टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए ऑफिसर जा सकता है? क्या ऐसा होगा ऑफिसर फोन करेगा आ जाओ आज मिलके तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं? नहीं, हम पहले क्या मान के चलेंगे, हम ईमानदारी से क्या कहेंगे, अपनी इनकम खुद निकालो और उसके ऊपर अपना टैक्स लायबिलिटी खुद निकालो। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मैंने कल ही बता दिया था। आप सबको, देश में सारे लोग जो इनकम कमा रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू नो इनकम टैक्स एक्ट एंड वी एक्सपेक्ट देम कि वो अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी भी खुद निकालें। नहीं आता तो किसी सीए से जाके हेल्प लो, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। सेल्फ असेस करो। अच्छा, सेल्फ असेस करने के बाद डिपार्टमेंट को कैसे बताएंगे हम? कल मैंने बताया भी था इसका आंसर। मैंने सेल्फ असेस कर ली इनकम, मेरी सेल्फ असेस करने के बाद इनकम आई 20 लाख रुपए। अब मैं डिपार्टमेंट को कैसे बताऊंगा? रिटर्न फाइल करके। रिटर्न इज व्हाट? रिटर्न इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म इन विच वी गिव सर्टेन पर्टिकुलर्स टू द डिपार्टमेंट। और पर्टिकुलर्स में अपने हम डिपार्टमेंट किस में इंटरेस्टेड होगा? हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। मेरे 12वीं में कितने नंबर आए वो पूछेगा इनकम टैक्स? नहीं, वो क्या पूछेगा मेरे से? मेरी प्रॉपर्टी के बारे में, मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में, और भी एक्स्ट्रा चीजें। इनकम के बारे में पूछेगा तो खर्चों के बारे में पूछेगा, वो सारी चीजें पूछेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है, हम खुद रिटर्न फाइल करके डिपार्टमेंट को बताते हैं। अच्छा, अगर हम हर पर्सन को बोल दें हम तुम्हारी ईमानदारी पे विश्वास करते हैं और तुम हमें बता दो जो तुमने बता दिया वो एक्सेप्ट, तो क्या हमारे देश के लोग बड़े ईमानदार हैं? नहीं। जैसे फॉरेन के अंदर ना कॉन्सेप्ट है, पेट्रोल पंप के अंदर क्या होता है, कोई पर्सन नहीं होता पेट्रोल डालने के लिए। बहुत सारी कंट्रीज में कहते हैं खुद पेट्रोल डालो और ईमानदारी से पैसे दे दो। जो पेट्रोल की कीमतें इंडिया के अंदर चल रही हैं, अगर हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए कहते हैं अपने आप पेट्रोल डालो और पैसे, लोगों ने उठा के ना भर भर के ले जाना है घर में। तो ऐसा यहाँ तो होता नहीं। अब सर पेट्रोल के लिए एक 80-90 रुपए की चीज के लिए आप विश्वास कर नहीं पा रहे। और छोड़ो, हमारे यहाँ तो पब्लिक टॉयलेट के अंदर जो मग्गा होता है ना, उसे भी बांध के रखते हैं। हम जब मग्गे के लिए विश्वास नहीं कर रहे, लोगों की टैक्स लायबिलिटी के लिए लोगों को हम कहते हैं तुम ईमानदारी से रिटर्न फाइल करो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं। अब ये सेल्फ असेसमेंट के बाद क्या होगा? रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट अलग अलग तरह की होती है, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बट रेगुलर असेसमेंट में आप एक चीज इमेजिन कर सकते हो, डिपार्टमेंट आपने जो रिटर्न दी है, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है, उसे क्या करेगा? चेक करेगा।
अच्छा अब मुझे बताओ, करोड़ों लोगों ने रिटर्न फाइल करी, लेट अस सपोज एक मिनट के लिए सेल्फ असेसमेंट में 5 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल करी, क्या सबकी रेगुलर असेसमेंट होती होगी? क्या सबकी रेगुलर असेसमेंट होती होगी? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने कोई टेस्ट लिया आपका, ठीक है, क्लास टेस्ट लिया, क्लास टेस्ट में आप सबने टेस्ट दिया, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं सबका टेस्ट लेके चेक करूं। मैंने कहा अपनी ईमानदारी से टेस्ट करो और मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे रहा हूं, ईमानदारी से खुद चेक करो। मैंने एक दिन ईमानदारी से बोला, आपने खुद चेक किया, 2 दिन चेक किया, तीसरे दिन आपने कहा देखता तो है नहीं है सर, हो गया टेस्ट, हाँ हाँ सर हो गया हो गया हो गया हो गया। यही हो रहा है मेरे साथ, जीएसटी का टेस्ट दिया था थोड़े दिन पहले, ग्रुप में इतने सारे बच्चे आए, सिर्फ 20 टेस्ट थे मेरे पास, तो पहले टेस्ट में उन 20 ने दिया, अगले में उन्होंने वो कहेंगे छोड़ना 15 हो जाएंगे अगले में। अच्छा मैंने इस चीज को पकड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, फेस टू फेस में मैं रैंडमली 5 बच्चों का टेस्ट चेक कर लूंगा। यही करते थे बचपन में टीचर, रैंडम होमवर्क करने के लिए बोलती थी टीचर, और रैंडमली 5 क्लास में 5 बच्चे होते थे और टीचर को पता होता था यही 5 हैं, ये करके नहीं आएंगे। वही होता है ना, वो जाकिर खान ने बोला था एग्जाम्पल सेट करना होता है, वही 5 बच्चों को पकड़ेगा, उन्होंने वही नहीं किया, उनको पेल देगा टीचर पकड़ के, कहेगा एग्जाम्पल सेट, डर के रहा करो मेरे से, अगली बार होमवर्क करके आना। अब डिपार्टमेंट भी क्या करेगा, डिपार्टमेंट भी यही करेगा, वो रैंडम बेसिस पे कुछ लोगों की रिटर्न को पिक कर लेगा और उसकी क्या कर देगा, रेगुलर असेसमेंट। अब हर बंदा ईमानदारी से अपनी रिटर्न इसलिए भर रहा है, उसे डर है कहीं मैं उस रैंडम पिकिंग के अंदर, रेगुलर असेसमेंट के अंदर फंस ना जाऊं। और ये 5 या 7% लोग ही फंसते हैं, सिर्फ पूरे देश में सिर्फ 5% लोगों की रेगुलर असेसमेंट होती है। बट ये डर कि मैं कहीं रेगुलर में ना आ जाऊं, रेगुलर असेसमेंट में, ये डर मुझे कहता है कि मैं सेल्फ असेसमेंट में क्या करूं, ईमानदारी से टैक्स पे करूं। अच्छा एक असेसमेंट तो हो गई सेल्फ असेसमेंट, एक असेसमेंट क्या हो गई, रेगुलर। अब रेगुलर असेसमेंट ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला हमारा सिलेबस सेक्शन 140 तक है और 140 के आगे नहीं है। 140 सेक्शन पता है किसका है, सेल्फ असेसमेंट का। यानी आप इमेजिन कर सकते हो सीए इंटर में उन्होंने सिलेबस को कैसे बांटा, उन्होंने बोला इनकम टैक्स के वो सारे प्रोविजन जो आपको यूज करने हैं टिल द टाइम ऑफ सेल्फ असेसमेंट, आपकी इनकम निकालना, टैक्स लायबिलिटी निकालना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपनी रिटर्न फाइल करने तक जो नॉलेज चाहिए वो हम तुम्हें पढ़ा देते हैं। रिटर्न फाइल करने के बाद क्या होता है वो फाइनल में बताएंगे। तो यहां पर रेगुलर असेसमेंट कैसे होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, बट मैंने आपको आइडिया दे दिया कि रेगुलर असेसमेंट के लिए कुछ रिटर्न्स पिक होती हैं। तो असेसमेंट मींस 2 तरह की असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट। यहां पर लिख लो कहीं पे एरो लगा के, असेसमेंट मतलब सेल्फ असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट। हमारे सिलेबस में सिर्फ कहां तक है, सेल्फ असेसमेंट तक है, रेगुलर असेसमेंट वाले सिलेबस में नहीं है हमारे। रेगुलर असेसमेंट सर एक तरह की होती है, अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट के लिए और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात कर लेते हैं। मान लो मैंने अपनी सेल्फ असेसमेंट में अपनी रिटर्न के अंदर इनकम दिखाई थी 10 लाख रुपए की, और अभी तक हमें टैक्स तो कैलकुलेट करना आता नहीं है। तो लेट अस सपोज ये मैं इनकम 10 लाख रुपए, और इसके ऊपर अभी हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी नहीं आती। मैं 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि 10 लाख की इनकम पे टैक्स कितना बन रहा है, 1 लाख। असली में 1 लाख नहीं बनेगा, जब हम प्रोसीजर सीखेंगे 3rd 4th क्लास के अंदर तब देखेंगे। अभी के लिए मैंने क्या मान लिया, टैक्स कितना बन रहा है, 1 लाख बन रहा है। तो 1 लाख मैंने क्या कर दिया, 10 लाख की इनकम और 1 लाख का टैक्स अपनी सेल्फ असेसमेंट के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कर दिया, ठीक है जी। अब डिपार्टमेंट को पता लगा, डिपार्टमेंट ने मेरा केस रेगुलर असेसमेंट में लगा दिया, और जब डिपार्टमेंट मेरे घर में या मेरे से इंफॉर्मेशन मांग रहा था थ्रू कम्युनिकेशन, आप फाइनल में जाके पढ़ोगे सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, ई असेसमेंट आ गई है। ई असेसमेंट शायद आपने अगर बजट सुना हो, लास्ट बजट के अंदर काफी समय निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला, हमने ई असेसमेंट कर रही है, हमने ई असेसमेंट करेंगे। और इस बार के बजट में भी उन्होंने काफी समय अपनी बजट स्पीच में ये बोला, हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हम ई असेसमेंट कर रहे हैं। तो जब वो बोल रहे हैं हम ई असेसमेंट कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर की। तो अब आज की डेट में वो सारी चीजें क्या होती हैं, ऑनलाइन होती हैं। फिर भी मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ऑफिसर ने मुझे बोला, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, असली में ऑफिसर क्या बोलता है, ऑनलाइन आता है सारा कुछ। ऑफिसर ने आपकी रेगुलर असेसमेंट करी और आपकी इनकम कैलकुलेट कर दी 15 लाख रुपए। और 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं 15 लाख पे टैक्स बनता है 1.5 लाख रुपए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बोल रहा हूं मैं, 1.5 लाख का। मैंने 1 लाख का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था, अब मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है, 1.5 लाख। तो ये बात तो कोई भी बता देगा कि अब डिपार्टमेंट मेरे से अलग से क्या रिकवर करेगा, 50,000 रिकवर करेगा। साथ साथ और क्या रिकवर करेगा वो भी बता दो अब मुझे। पहले पैसा हमने बोल दी पेनल्टी, पेनल्टी से पहले एक और चीज बोलो, इंटरेस्ट। पेनल्टी के बारे में बताता हूं। पहली चीज तो मान के चलो क्या आएगा, पक्का पक्का इंटरेस्ट आएगा।
इंटरेस्ट क्यों आएगा, लॉजिक क्या है इंटरेस्ट का? सरकार ने बोला अगर हमने तुम्हें एक ड्यू डेट बता दी जब तक आपको रिटर्न फाइल करनी है और अपना टैक्स जमा कराना है, वो ड्यू डेट क्या होती है थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सेल्फ असेसमेंट की आप इमेजिन कर सकते हो एक ड्यू डेट होगी, अभी के लिए 1 मिनट के लिए बोल देता हूं 31 जुलाई हमारी ड्यू डेट है। तब तक अगर तुमने ईमानदारी से टैक्स पे किया होता तो कितना पे करते हैं, 1.5 लाख, मगर तुमने ईमानदारी से पे कितना किया, 1 लाख। अब 1 लाख की जगह 1.5 लाख 50,000 हम तुम में से रिकवर कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है 50,000 लेट रिकवर कर रहे हैं ना, ड्यू डेट के बाद ही सारा प्रोसीजर होगा ना। तो क्योंकि आपने हमें नुकसान पहुंचाया, वो 50,000 रुपए हमें पहले मिल जाने चाहिए थे, वो लेट आ रहे हैं, इसलिए तुम हमारे लिए वर्किंग कैपिटल, सरकार की भी वर्किंग कैपिटल होती है ना, सरकार की वर्किंग कैपिटल का जो लॉस करा आपने, उसके लिए सरकार को कॉम्पनसेट करो। और ये कॉम्पनसेट करने के लिए वो क्या करता है, इंटरेस्ट लगाता है। इंटरेस्ट इज कॉम्पनसेटरी इन नेचर। जैसे कि आपने मुझे मान लो 1 लाख रुपए आज देने हैं और आपने मुझे आज ना देकर 6 महीने बाद दे दिए, तो आमतौर पे मैं क्या बोलूंगा, 6 महीने बाद दे रहे हो, 1 लाख नहीं लूंगा, कितना लूंगा, 1,10,000। तो मैं 10,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ले रहा हूं आपसे, क्योंकि आप मुझे कॉम्पनसेट कर रहे हो फॉर द डिले इन पेमेंट। सिमिलरली जब सरकार ने आपको पकड़ लिया रेगुलर असेसमेंट में, इंटरेस्ट तो वो लेगी। ठीक है जी। अब अगली चीज आती है पेनल्टी। पेनल्टी नाम से पता लग रहा है, पेनल्टी इज पीनल इन नेचर। पीनल मतलब पनिशमेंट करने के लिए। अच्छा, पनिशमेंट किसको देते हैं, जिसकी इंटेंशन खराब हो या जिसकी इंटेंशन ठीक हो। मतलब अगर गलती होगी बाय चांस किसी से, बोनाफाइड रीजन में, 2 वर्ड सुने होंगे, बोनाफाइड और मेलाफाइड। किसी को बोनाफाइड रीजन की वजह से गलती हो गई और किसी को मेलाफाइड, जिसकी इंटेंशन ही फ्रॉड थी, क्या दोनों पे पेनल्टी लगा देंगे या सिर्फ मेलाफाइड में लगाएंगे, मेलाफाइड में। यानी पेनल्टी क्या हर केस में लगती होगी या तभी लगती होगी जब ये प्रूव हो जाए दैट आपने 1.5 लाख की जगह 1 लाख इसलिए पे किया था क्योंकि आपकी इंटेंशन खराब थी। इंटेंशन खराब वाले केस में पेनल्टी हमेशा नहीं लगती। हमेशा क्यों नहीं लगती, उन केसेस में जहां पर कोई बोनाफाइड रीजन था कि आपने 1.5 लाख की जगह 1 लाख पे किया, वहां पर हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पर आप जेन्युइनली बिलीव कर रहे थे कि 1.5 लाख की जगह क्या है, 1 लाख। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो हर कोई बोलेगा मेरा बोनाफाइड था। तो बोनाफाइड क्या केस होते हैं, बोनाफाइड केसेस वैसे तो आप फाइनल में पढ़ोगे कैसे डिटरमिन करते हैं बोनाफाइड और मेलाफाइड, बट आमतौर पे एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। लेट अस सपोज, मैंने कल आपको बोला था सर्कुलर समझाते समय दैट क्या लॉ की 2 इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। यस, लेट अस सपोज मेरी कोई एक इनकम थी 5 लाख की, जिसको मैं मान के चल रहा था वो एग्जेम्प्ट है, मगर डिपार्टमेंट ने बाद में क्या बोला, वो टैक्सेबल है। मेरे पास ये बोनाफाइड रीजन था टू बिलीव दैट मेरी इनकम 10 लाख है ना कि 15, क्योंकि वो जो 5 लाख की इनकम थी मुझे पता थी, मैंने 5 लाख की इनकम को डिक्लेयर भी किया था, बट मैंने उसे किसमें डिक्लेयर किया था, एग्जेम्प्ट में। मैंने कहा था ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम है। डिपार्टमेंट ने क्या बोला, ये टैक्सेबल इनकम है। तो अब अगर मार्केट में सच में देयर इज ए इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का इशू, ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर डिसीजन आया, तो सरकार अब बोलेगी ठीक है तुम 50,000 रुपए दे दो, बट हम तुमसे 50,000 रुपए के ऊपर जो पेनल्टी बन रही है वो नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन फ्रॉड की नहीं थी, तुम्हारे पास बोनाफाइड बिलीव था टू बिलीव दैट योर इनकम इज 10 लाख नॉट 15 लाख। तो पेनल्टी हमेशा नहीं लगती। अच्छा मुझे बताओ, बोनाफाइड बिलीव था, पेनल्टी नहीं लगाओगे, इंटरेस्ट फिर भी लगाओगे या नहीं लगाओगे, इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा। यस, मैं आपके दिमाग में एक चीज फिट करना चाहता हूं पहली क्लास में, दैट इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों अलग अलग पर्पस के लिए होती हैं। इंटरेस्ट इज कॉम्पनसेटरी इन नेचर, पेनल्टी इज पीनल इन नेचर। मतलब क्या हुआ, पेनल्टी इसलिए लगाई जा रही है तुमने कोई गलती कर दी, तुम्हें पनिश करना जरूरी है, और इंटरेस्ट इसलिए लगाया जा रहा है तुम्हारी इस गलती की वजह से, चाहे इंटेंशन खराब थी या अच्छी थी, सरकार को नुकसान हुआ क्योंकि सरकार को पैसा लेट मिला, उसका सरकार को टैक्स लेट मिला। अब सरकार को कॉम्पनसेट तो दोनों केसेस में करना पड़ेगा ना, बोनाफाइड में भी और मेलाफाइड में भी। तो इंटरेस्ट हमेशा हमारे लगेगा, पेनल्टी कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी। सर हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में पेनल्टी कब लगेगी कब नहीं लगेगी नहीं डाला सिलेबस में, क्योंकि पेनल्टी डायरेक्टली किस पे लिंक्ड है, रेगुलर असेसमेंट पे। बोनाफाइड और मेलाफाइड की चीज आ जाएगी, पेनल्टीज हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इनकम टैक्स एक्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो हमारे सिलेबस में है। तो यहां पर एक चीज लिख लेंगे, अपील्स की बात करता हूं, पेनल्टीज के आगे स्टार लगा लो पेनल्टीज पर, और पेज के ऊपर लिख लो, पेज के ऊपर लिख लो, देखो इंटरेस्ट इज interest on delayed payment of tax, interest on delayed payment of tax
interest on delayed payment of tax is compensatory in nature. Whereas penalty is penal in nature. Penalty will apply only in मैलाफाइड केसेस, जबकि इंटरेस्ट दोनों केसेस में अप्लाई करेगा। नोट्स में मिले? ठीक है, यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया तो अगली चीज हमारी इनकम टैक्स एक्ट में मैंने एक एक वर्ड को कर दिया। लास्ट वर्ड दे रखा है इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्या होता है? प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या हुआ? पेनल्टी का मतलब मैंने बता दिया। इंटरेस्ट यहां लिखा नहीं है बट मैंने आपको बता दिया। अपील के बारे में भी बात करेंगे। और प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? केस तो सारे चल रहे हैं। अगर आपने टैक्स नहीं कम पे किया तो आप पे केस ही चलेगा। केस तो बेटा जेनरिक वर्ड है। प्रोसिक्यूशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ पुटिंग यू बिहाइंड द बार्स। प्रोसिक्यूशन का मतलब यह हुआ क्या इनकम टैक्स की चोरी करने पर सिर्फ आपसे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी रिकवर होगी या पनिशमेंट के रूप में जेल में भी डाला जा सकता है? जेल में भी। अगर हम प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन ना लिखें इनकम टैक्स एक्ट में तो हर पर्सन क्या होगा? मान लो एक अमीर बंदा है, उसकी इनकम करोड़ों में है, उसने टैक्स पे नहीं किया। उसने कहा टैक्स पे नहीं किया, पकड़ा भी गया, क्या होगा? हद से तो पकड़ा भी गया, टैक्स ले लेंगे, ले लो। इंटरेस्ट लेने दो, ले लो। पेनल्टी लगा लोगे, लगा लो। पैसा तो हाथ की मैल होता है। वही बोलेगा ना, एक बंदे के बाद जिसके पास करोड़ों रुपए है वो कह रहा है अगर मैं पकड़ा भी गया क्या जाएगा? पैसा जाएगा ना। अरे पैसे की कमी है, बतेरा पैसा है जी, पकड़े गए तो पैसा तो हाथों की मैल होता है। अब ऐसे एक पर्सन को अगर हम छोड़ दें वो तो कभी टैक्स पे करेगा ही नहीं। तो ऐसे पर्सन को बोला पैसा होगा तेरी हाथों का मैल, बट हम तेरे को टैक्स की चोरी करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रोसिक्यूट। तेरे को डालेंगे जेल में, फिर अच्छे से मैला करेंगे तेरे को। तो प्रोसिक्यूशन रखना जरूरी है। और आप समझदार हो, कोई छोटी मोटी चोरी के लिए प्रोसिक्यूशन होती होगी या जब टैक्स इवेजन बहुत बड़े अमाउंट की होती है तभी प्रोसिक्यूशन होती होगी? बड़े में। अगर हर छोटे मोटे पर्सन को भेजने लग गए तो हर बार, मैंने बोला रेगुलर असेसमेंट में देश के 5% केसेस लगते हैं। 5% केसेस भी इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से तो लाखों में होंगे। लाखों लोगों को जेल में रखोगे क्या? नहीं। तो एक प्रोसिक्यूशन भी अगेन फाइनल का टॉपिक है, वहां पढ़ोगे जब आपकी टैक्स इवेजन बहुत हाई अमाउंट की होती है तभी प्रोसिक्यूशन होती है, अदरवाइज नहीं होती। इस प्रोसिक्यूशन का ना एक बड़ा फेमस केस आया था, पॉलिटिकल केस आया था। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जो पहले हुआ करती थी, जयललिता, उनका नाम सुना होगा आपने। जयललिता, शी वॉज अ वेरी पावरफुल चीफ मिनिस्टर बिकॉज उनका अपनी स्टेट के अंदर काफी दबदबा था। शी यूज्ड टू विन इलेक्शंस अलॉट। तो जयललिता के ऊपर एक केस चला था इनकम टैक्स इवेजन का। और इनकम टैक्स इवेजन पता कितनी? बहुत छोटे अमाउंट की, बहुत कोई लाखों करोड़ों का नहीं, छोटे अमाउंट की। उस जमाने में प्रोविजन ऐसे थे कि छोटे अमाउंट को भी अगर एक्सीड कर दो प्रोसिक्यूशन हो सकती थी। सो जिस भी गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके ऊपर एक केस चला दिया इनकम टैक्स का। चलता रहा, सालों तक चलता रहा। एक दिन ये प्रूव हो गया दैट जयललिता ने इनकम टैक्स इवेजन करी है। जयललिता ने खुद, और उनकी एक राइट हैंड है शशि कला है, शायद किसी को पॉलिटिक्स में डर, शशि समथिंग है, शशि कला मान लेता हूं चलो एक बार के लिए। तो शी हैड अ राइट हैंड जो उनके साथ रहती थी हमेशा। दोनों पे केस चला था। अब जब इस केस की वर्डिक्ट आई ना, ये तो प्रूव हो गया टैक्स इवेजन हुई थी, टैक्स की रिकवरी होगी, इंटरेस्ट पेनल्टी हो गई, बट साथ साथ डिपार्टमेंट ने क्या इनिशिएट कर दी? प्रोसिक्यूशन। फिर उसके बाद एक अलग केस चलने लग गया कि अब क्या प्रोसिक्यूशन करेंगे या नहीं करेंगे। प्रोसिक्यूशन का केस चलता रहा। अब आर्ग्यूमेंट ये नहीं था मैंने टैक्स इवेजन नहीं करी, आर्ग्यूमेंट ये था हाँ मैंने टैक्स इवेजन करी बट क्यों मुझे प्रोसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए। लास्ट में वर्डिक्ट आई द एंड जयललिता एंड शशिकला बोथ वर कन्विक्टेड। 1-2 साल की सजा मिली, बट जब वो जजमेंट आई ना तब तक जयललिता जी की डेथ हो गई थी। शी वॉज कन्विक्टेड आफ्टर शी डाइड। और बाय चांस, ये जजमेंट का बाय चांस तो कुछ नहीं होता, हमारे यहां जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया जाता है, वो सब अलग चीज है। जुडिशरी बाय चांस ये जजमेंट पता है कब आई? जब जयललिता की जस्ट डेथ हुई थी, उसके बाद अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये डिसाइड हो रहा था। और आपको पता है हमारे देश में पता क्या होता है, मान लो अब तमिलनाडु के लोगों को जयललिता पसंद है तो उन्होंने कहा जयललिता की डेथ हो गई, जो भी उनकी राइट हैंड है उसको चीफ मिनिस्टर बना दो।
तो सब उस समय क्या बातें चल रही थी मीडिया के अंदर, जो जयललिता की राइट हैंड थी शशिकला, she will take over the entire party AIDMK and she will become the chief minister। अब जो भी लोगों ने आगे करा वो वर्डिक्ट पेंडिंग थी कोर्ट में, उन्हीं दिनों कोर्ट ने वो वर्डिक्ट दे दी एंड बोथ जयललिता एंड शशिकला वर प्रोसिक्यूटेड एंड दे वर कन्विक्टेड फॉर 2 years, 1 year, 2 year, 3 years जो भी था। ठीक है जी, जयललिता की तो डेथ हो गई, शी कांट बी कन्विक्टेड, बट शशिकला जैसी कन्विक्ट हुई तो हमारे देश में इलेक्शन के नॉर्म्स हैं, एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड शी कैन नॉट बिकम अ चीफ मिनिस्टर, शी बिकेम डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर एंड दैट इज व्हाई टुडे तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर शशिकला नहीं है। ये आज से 4 साल 5 साल पहले हुआ था, आप बहुत छोटे रहे होगे, आपने तब टीवी नहीं देखे होगे, तब तो सच्ची में कार्टून नेटवर्क देख रहे होगे, अभी तक देख रहे हो तो अलग बात है, बट तब तो जेन्युइन था यार, चलो ठीक है, तब तो कार्टून नेटवर्क देख रहे थे, तो आपको ये सब पता नहीं चला। तो ये शशिकला इस समय जेल में थी एंड अभी रिसेंटली शायद शी इज अबाउट टू बी रिलीज्ड, शी हैज बीन रिलीज्ड रॉबर्ट, क्योंकि मैं आजकल रोज न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाता, शी वाज अबाउट टू बी रिलीज्ड, अभी बीच में कोविड की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी, नाउ शी विल कम बैक अगेन एंड फिर से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कुछ होगा। बट ये प्रोसिक्यूशन वर्ड में इसलिए पढ़ाते पढ़ाते मैंने एग्जांपल दिया, दैट वाज द एपिक केस व्हेन दिस प्रोसिक्यूशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट वाज बीइंग यूज्ड पॉलिटिकली, किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर बनाने या ना बनाने के लिए। तो ये प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं। आगे चलते हैं, अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट कैन बी ब्रॉट थ्रू फाइनेंस एक्ट, कल डिस्कस कर लिया। हर साल क्या होता है, बजट के समय फाइनेंस एक्ट पास होता है, अभी जो बजट आया उसमें क्या आएगा, फाइनेंस एक्ट 21, और अरे ये बंद हो गया फिर से, जस्ट अ सेकेंड, मैंने सोचा दिल्ली के उल्टा इंटरनेट अच्छे होते होंगे दिल्ली। हाँ जी, क्या बात कर रहा था मैं, फाइनेंस एक्ट के बारे में, कि हर साल हमारा फाइनेंस एक्ट पास होता है, और इस बार कौन सा फाइनेंस एक्ट पास हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2021, बट हमने डिस्कस किया था, ऑल्दो वो भी पास नहीं हुआ, मार्च में पास हो भी जाएगा, उसके प्रोविजन 30 अप्रैल 2021 तक इंप्लीमेंट नहीं होंगे, इसलिए नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए वो अप्लाई नहीं होगा। हमें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है एज अमेंडेड अप टू फाइनेंस एक्ट 2020। अच्छा, ये भी बात हमने डिस्कस करी थी कई बार, साल के बीच में अगले बजट तक हम वेट नहीं कर सकते, अगर हमें इनकम टैक्स एक्ट अमेंड करने की जरूरत हो तो टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट भी लाया जा सकता है। जैसे 2019 के बाद इलेक्शन के बाद कुछ ऐसा हुआ था दैट सरकार को स्टॉक मार्केट को बचाने के लिए टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाना पड़ा, पिछले साल टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया, बट टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 हमारे सिलेबस में इसलिए इंप्लीमेंट नहीं किया आईसीआई ने क्योंकि उसके अंदर जो भी अमेंडमेंट्स आई थी वो क्या थी, टेम्परेरी थी। तो टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 जरूर पढ़ेंगे हम, जो उसमें अमेंडमेंट्स आई थी। टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 हमारे सिलेबस में नहीं होगा। आगे बात करते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस अ फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट्स बजट सेशन, व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड गेट्स द एक्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट। अच्छा, बजट के अंदर सिर्फ फाइनेंस बिल होता है या कुछ और भी होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फाइनेंस बिल एंड अ बजट? बजट कंटेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, वन ऑफ विच इज फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल का पर्पस क्या है? अलग अलग तरह के एक्ट में अमेंडमेंट करना। बजट के अंदर सरकार को अगले 1 साल तक जो खर्चे करने हैं उसका अप्रूवल भी क्या लेना पड़ता है? पार्लियामेंट से। तो बजट की स्पीच कभी भी सुनो, अब ये साल तो निकल गया, अगले साल अगर सुनो तो बजट की स्पीच के 2 हिस्से होते हैं। बजट की स्पीच के पहले हिस्से के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ये बताती हैं कि इस साल हमारी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एक्सपेक्टेड खर्चे कहां से होने वाले हैं। वो इसलिए करने जरूरी हैं क्योंकि सरकार को खर्चे करने के लिए पार्लियामेंट से क्या लेना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। और बजट स्पीच के पार्ट बी में क्या होता है? जो फाइनेंस एक्ट होता है उसके ऊपर जो मेन प्रपोजल्स हैं उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि वो हर इंसान को समझ में नहीं आता, इसलिए वो वाली स्पीच सिर्फ 30 मिनट 40 मिनट चलती है। और जो लंबी सी स्पीच में पहले 1-1.5 घंटा चल रहा होता है वो क्या होता है? बजट। वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होता, वो इकोनॉमिक्स के बंदों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ भाई एक इकोनॉमिक्स का पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है, इतनी एग्रीगेट डिमांड है, इस एग्रीगेट डिमांड को पुश करने के लिए सरकार ये करे। वो सारे इकोनॉमिस्ट लोग सुनते हैं। टैक्स वाले लोग क्या सुनते हैं? वो आखिरी 30 या 40 मिनट का सुनते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट एंड अदर लॉज बाय द फाइनेंस एक्ट। ठीक है जी, यहां पर कुछ नई बात नहीं है हमारे लिए। रूल्स के बारे में भी बात कर ली थी। दे आर ए फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। रूल्स कौन बनाता है? पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट नहीं बनाता। कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी टू बी मोर प्रिसाइज हमने क्या पढ़ा था? CBDT। रूल्स आर फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और CBDT फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी कि एक्ट के किसी सेक्शन में जब तक पावर ना हो तब तक क्या रूल बन सकता है? नहीं। ठीक है जी। अंडर इनकम टैक्स एक्ट CBDT हैज मेड वेरियस रूल्स, जिनको कंपाइल करके क्या बोल दिया गया है? इनकम टैक्स रूल्स। मैंने आपको बोला था इनकम टैक्स में बेशक रूल्स तो हैं, बट इनकम टैक्स इस तरह से ड्राफ्टेड है दैट मेजर इंपॉर्टेंट चीजें कहां लिखी हैं? एक्ट में लिखी हैं। रूल्स में कुछ प्रोसीजरल चीजें ही लिखी हैं।
तो वो ज्यादा चीजें रूल्स में नहीं है, मेनली चीजें कहां पे लिख रखी हैं? एक्ट में। इट इज अ लॉ विच इज ड्रिवन मोर बाय एक्ट रादर देन रूल्स। रूल्स कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यहां पर एक लाइन लिख लो स्टार लगा के, इफ एनी रूल, if provisions of any rule, if provisions of any rule is in conflict with provisions of any section, then who will prevail? Then such rule will be ultra vires. Such rule will be ultra vires, that is null and void. वो क्या बन जाएगा? null and void बन जाएगा। to that extent, मतलब to the पूरा रूल नहीं होगा, वो रूल का वो हिस्सा जो एक्ट के कन्फ्लिक्ट में है वो रूल क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। नोटिफिकेशन, ये भी मैंने बताया था, नोटिफिकेशन का मल्टीपर्पज होता है। नोटिफिकेशन से कोई रूल को अमेंड किया जा सकता है, कोई नया रूल लाया जा सकता है, कोई चीज एक्ट में लिखी है, डेलीगेट की गई है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ रूल शायद हम क्या दे दें? नोटिफिकेशन दे दें। रिटर्न की डेट एक्सटेंड करनी है, नोटिफिकेशन। ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन चेंज करनी है, नोटिफिकेशन। क्या सारी नोटिफिकेशन हमारे सिलेबस में होंगी? नहीं। जो प्रोसीजरल नोटिफिकेशन है, जिनका कोई पर्पस नहीं स्टूडेंट के लिए, आईसीआई उन नोटिफिकेशंस को हमारे एग्जाम में अप्लाई नहीं करता। तो 30 अप्रैल से पहले भर भर की नोटिफिकेशन आएंगी। चेक कर लेना, आज इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाके ऊपर ऊपर नोटिफिकेशंस ब्लिंक कर रहा होगा, चेक कर लेना, बहुत सारी आई होंगी पिछले 15 दिन में। बट क्या हमारे सिलेबस में इंप्लीमेंट होंगी? तभी होंगी अगर आईसीआई को लगे दैट ये कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज बता रही है जो स्टूडेंट्स को पढ़ानी जरूरी है। Notifications are issued by the government to give effect to the provisions of the act. CBDT is also empowered to make and amend rules by issuance of notification. अच्छा, मुझे बताओ नोटिफिकेशन आती कैसे है? मैंने कल बताया था, notifications are given by official gazette. They are published in official gazette. एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देता हूं, नोटिफिकेशन कोई आज इशू हुई, मतलब आज ऑफिशियल गजट के अंदर आई, वो इफेक्टिव किस डेट से होगी? अगर आज कोई नोटिफिकेशन आई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इफेक्टिव किस डेट से होगी? पहली बात तो हो सकता है उसी के अंदर एक डेट लिख रखी हो। हर नोटिफिकेशन के अंदर कोई ना कोई उसकी इफेक्टिव की डेट लिखी होती है। एक नोटिफिकेशन आज आई बट उसने कहा ये इफेक्टिव 1 मार्च से होगी, तो 1 मार्च इफेक्टिव डेट हो जाएगी। अगर नोटिफिकेशन साइलेंट है विद रिगार्ड टू द इफेक्टिव डेट, देन विच डेट वी टेक? द डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ये चीज लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आगे जाकर जब प्रैक्टिस में जाओगे तो बहुत रेलेवेंट हो जाएगी। नोटिफिकेशन तो आ गई, अभी तो आप ये मान के चलते हो सर 31 अक्टूबर से पहले आई है या 30 अप्रैल से, यू नॉट कंसर्न्ड 25 फरवरी को आए, 1 मार्च को आए, क्योंकि आपके लिए डेट रेलेवेंट है 30 अप्रैल। बट जब प्रैक्टिस में जाओगे रेलेवेंट है ना, 5 दिन भी एप्लीकेबल हो रही है, यानी वहां पर मेन चीज क्या फंडा चलेगा? इफेक्टिव डेट उसी के अंदर लिखी होगी, नहीं लिखी तो जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में आई। सर्कुलर दे आर इशूड बाय द सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर्कुलर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स। यहां पर मैंने एक पर्पस बोला था, ये ऑफिसर्स पे क्या होते हैं? बाइंडिंग। और क्योंकि ये ऑफिसर्स पे बाइंडिंग होते हैं, ऑफिसर्स पे बाइंडिंग क्यों होते हैं? क्योंकि ऑफिसर्स के ऊपर कौन बैठा है? सीबीडीटी। सीबीडीटी के अंडर ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उन पे बाइंडिंग है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू इंश्योर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ। यहां पर लिख लो, मेन पर्पस सीबीडीटी क्यों इसको इशू कर रहा है? मेन पर्पस ऑफ द सर्कुलर क्लैरिफिकेशन इज टू इंश्योर यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ बाय ऑल ऑफिसर्स। यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेबल ऑफ लॉ। अच्छा सॉरी, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसको मैं अभी ब्रेक के बाद ठीक करा दूंगा अगर हो सकता हुआ तो। मेन पर्पस इज यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने कल बताई थी लास्ट में क्लास खत्म करते समय, सर्कुलर एक आया, सर्कुलर ऑफिसर ने मुझे दिखाया, देखो सर्कुलर में ये लिखा है, क्या वो सर्कुलर मेरे पे बाइंडिंग है?
नहीं, क्योंकि सर्कुलर बेसिकली क्या कर रहा है, लॉ बना नहीं रहा, लॉ को क्लैरिफाई कर रहा है। और लॉ को अगर वो चीज क्लैरिफाई कर रहा है, वो एक तरह से सीबीडीटी की इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ हो गई। इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, तो क्या मैं सर्कुलर को चैलेंज कर सकता हूं कोर्ट के अंदर? यस। तो यहां पे ये लास्ट लाइन में लिखा है, डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर while such circulars are not binding on the assessee, they can take advantage of the beneficial circular। ऑब्वियस सी बात है, कोई सर्कुलर मेरे फायदे की बात कर रहा है तो मैं मान लूंगा, कोई मेरे अगेंस्ट बात कर रहा है तो मैं उसे क्या कर सकता हूं, कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूं। लास्ट केस, जो लास्ट सोर्स ऑफ लॉ कल हमने डिस्कस नहीं किया था, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? केस लॉज। अब ये केस लॉज क्या होते हैं ये समझते हैं, 1 मिनट के लिए बात करते हैं। लेट अस सपोज ये मैं, ये ऑफिसर, आजकल एक मीम चल रहा है ना, ये मैं हूं, ये ऑफिसर है और ये पहाड़ी और ये है। सुना ही होगा, जब मैंने सुन लिया, तुम्हारी एज के लोग तो मीम ही चलाते हैं। तो ये मैंने सेल्फ असेसमेंट में करी, ये ऑफिसर और ये रिटर्न फाइल हो रही है। मैंने रिटर्न फाइल करी, मैंने अपने रिटर्न के अंदर लेटर सपोज किसी चीज में अपनी इनकम दिखा दी 10 लाख रुपए। ऑफिसर ने मेरी रेगुलर असेसमेंट के लिए पिकअप कर लिया, उसने कहा आपकी इनकम 10 लाख नहीं है, उसने मेरी एडिशंस कर दी 5 लाख की। जो भी एक्स्ट्रा टैक्स बनेगा, इंक्रीमेंटल टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और अगर ये प्रूव हो गया कि बोनाफाइड रीजन नहीं है, मेलाफाइड है, तो पेनल्टी लग जाएगी। यहां तक हमारी नॉलेज बन गई है। अब इस केस में उसने ऑर्डर पास कर दिया और ऑर्डर पास करके मेरी इनकम को 15 लाख कर दिया। अब मैं क्या करूं? अब क्या करें? इसके बाद क्या ये आखिरी अथॉरिटी है? क्या ये जो ऑफिसर बैठा है, मैंने कहा था मैं लक्ष्मी नगर में बैठा हूं, मेरा जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर आईटीओ पे बैठा है, क्या जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर जो आईटीओ पे बैठा है वो आखिरी अथॉरिटी है? नहीं। हर जगह क्या मिलता है? अपील करने का राइट। यहां पर ऐसा होता है ना, मान लो पुलिस ऑफिसर आया, आपको पकड़ के ले गया, तो अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं? बेल के लिए अपील फाइल करते हैं। अपील अगर, अच्छा, अपील की एप्लीकेशन भी पहले कहां जाती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाती है, फिर कहां जाती है? हाई कोर्ट में जाती है, और फिर कहां जाती है? सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मूड होता है तो सुनता है, नहीं तो नहीं सुनता। बेल पिटिशन अर्नो गोस्वामी की हो तो संडे वाले दिन में सुन लेता है, किसी और की हो तो नहीं सुनता, वो अलग बात है। चलो, हमने तो लॉ पढ़ना है, प्रैक्टिकल लाइफ हमें क्या करनी है। तो ऑर्डर अगर मान लो क्या कहते हैं आया, अब असेसिंग ऑफिसर इसे बोलते हैं, जो ऑफिसर है ना, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? एओ। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर। जब भी मैं वर्ड एओ यूज करूंगा, असेसिंग ऑफिसर। जीएसटी में बोलते हैं पीओ, प्रॉपर ऑफिसर। यहां पर हम क्या बोलते हैं? वर्ड एओ, असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, मुझे अपील फाइल करनी है। अपील फाइल करने की 3 जगह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, टैक्सेशन का कोई भी मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज नॉट मेंट फॉर टैक्सेशन मैटर। तो हमारे लिए कौन से 2 कोर्ट रेलेवेंट है जब भी हम टैक्स पढ़ेंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इमेजिन करो, हर छोटी सी लड़ाई हाई कोर्ट में अगर चली गई, तो हाई कोर्ट के पास पहली करोड़ों केसेस पड़े हैं, क्या जस्टिस मिलेगा वहां से? द आंसर इज नो। तो कई बार क्या होता है, हम किसी एक्ट के अंदर ही अथॉरिटी बना लेते हैं जो उस एक्ट की क्या करती है? अपील सुनती है। आपने ऐसी 1-2 अथॉरिटी पढ़ भी रखी है। बीसीके के अंदर एक चैप्टर था आपका जहां पर आपको सेबी के बारे में पढ़ाया गया था, तो वहां पर एक वर्ड आया था, सिक्योरिटीज एपेलेंट ट्रिब्यूनल। वही बच्चे यहां बोलेंगे जो वो चैप्टर छोड़ के नहीं गए थे, बाकी सबने तो छोड़ ही दिया होगा। छोड़ो सर, मन नहीं है बीसीके पढ़ने का। तो सिक्योरिटीज एपेलेंट ट्रिब्यूनल से क्या समझ रहे हो? सिक्योरिटीज एपेलेंट ट्रिब्यूनल एक ऐसी बॉडी है जो जस्ट लाइक कोर्ट है, केसेस सुनेगी, बट ये कौन सी अपील सुनेगी? उन्हीं केसेस की जो कहां से अराइज हो रहे हैं? सेबी एक्ट। ये बिल्कुल वैसा सिस्टम है। हमारे स्कूल में क्या होता था? स्कूल के अंदर, अब जरा रिलेट करो अपने स्कूल से, स्कूल में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, और खासकर उन लड़ाई झगड़ों में लड़के इन्वॉल्व होते हैं। लड़कों को ऐसा लगता है भगवान ने कहा तुम लड़ो तुम लड़ो। और जो अब चीज मैं बोलने वाला हूं, पिक्चराइजेशन करना, और हरियाणा और यूपी के लड़के इससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो हुआ क्या, मान लो स्कूल में झगड़ा हुआ, और जब भी झगड़ा हुआ, आप सेक्शन ए की हो, एक दूसरा सेक्शन बी का लड़का, 2 लड़कों में लड़ाई हो गई। लास्ट में अब रिसेस तो 20-25 मिनट की होती थी ना, उसमें झगड़ा सॉल्व नहीं हो पाता था। जाते जाते एक दूसरे को क्या बोलते थे? तू बाहर मिलियो, ये बोलते थे। हमारे यहाँ तो, मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ ना, हमारे यहाँ पर एक स्टेडियम है वहां पर, तो पता क्या बोलते? तू स्टेडियम के बाहर मिलियो। तो वो अड्डा जहां पर लड़ाई होती थी सॉल्व सारी, तो बाहर मिलियो। अच्छा, हर लड़ाई बाहर चलने लग गई तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो कई बार क्या होता था, जैसी ऐसी लड़ाई होती थी ना, तो अब सुलझाने वाले लोग बीच में आते थे, मीडिएटर्स बीच में आते थे। अब इस लड़ाई को सॉल्व करवाने के लिए सबसे पहले, हर लड़ाई अगर बाहर स्कूल के बाहर सॉल्व होने लगी तो दिक्कत होगी। सबसे पहले जो भी उस स्कूल के दादा लोग होते थे, टिपिकली स्पोर्ट्स कैप्टन हो गया, प्रीफेक्ट हो गया, हेड बॉय हो गया, जो भी है, वो बीच में आते थे, सुलह करवाते थे। देख भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? उसने मेरे को थप्पड़ मारा, तू वापस मार दे, खत्म।
सॉल्व करो यार, बाहर नहीं जाना, बाहर जाओगे खून खराबा होगा, सॉल्व करो इसको। एक बंदे को कहते थे चल सॉरी बोल दे, तो काम खत्म हो जाता था, वो आ जाते थे। अच्छा बात वहां खत्म नहीं हुई तो हम पीटीआई के पास जाते थे, पीटी वाले टीचर के पास जाते थे। स्टार्ट हो जाएगा, अब ब्रेक के बाद ही करूंगा मैं, ठीक है। पीटीआई वाला टीचर क्या करता था, अब वो पीटीआई वाला ना, वो भी उसका अलग स्वैग होता था पूरे स्कूल के अंदर, वो स्कूल का गुंडा होता था तो वो भी सॉल्व कराता था। वो ना अपने आप को वैसे फीलिंग लेता था जैसे वो सरकार मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन था ना, वैसे बैठता था, तो वो सॉल्व कर रहा है। अच्छा वहां भी सॉल्व नहीं हो पाए तो क्या करता था, प्रिंसिपल सॉल्व कराता था। प्रिंसिपल कहता था मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा, ये सॉल्व कराऊंगा, बाहर जाके लड़ोगे तो हमारे स्कूल का नाम खराब करोगे। तो ये अथॉरिटी होगी विद इन द स्कूल। अच्छा ये अथॉरिटी, लड़ाई इतनी भयंकर हो चुकी थी भाई, अब ये स्कूल में सॉल्व नहीं होंगी, फिर बाहर जाती थे, बाहर आती थी पुलिस और बाहर आते थे वो गुंडे, तो वो हो गई बाहर की अथॉरिटी। मेरे केस में पुलिस और गुंडे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गए, वो बाहर के लोग हो गए। हमने कहा इनकम टैक्स की लड़ाई है, पहले कोशिश क्या करते हैं, यही सॉल्व करने की। तो दो अथॉरिटी, दो लेवल ऑफ अपील्स तो हमने कहां बना दी, विद इन इनकम टैक्स एक्ट बना दी। पहली लेवल ऑफ अपील्स क्या है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ब्रैकेट में अपील्स, इसे हम प्यार से बोलते हैं सीआईटी अपील्स। इसे कभी भी बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, सीआईटी अपील्स। अब ये एक कमिश्नर है। सर कमिश्नर क्या होता है, जो मैंने आपको बोला था ना सीबीडीटी के अंदर अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग, लेफ्ट में दिख नहीं रहा होगा ना, सीबीडीटी के अंदर अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं। एक बार मैं आपको हायरार्की बता देता हूं, सिर्फ आपको सुनना है, मतलब कहीं लिखवाने की जरूरत नहीं है, कब फाइनल का टॉपिक है, क्योंकि सीबीडीटी के अंदर हायरार्की में कौन होते हैं, सबसे नीचे आते हैं ऑफिसर्स आ जाते हैं, इनको हम प्यार से क्या बोलते हैं, आईटीओज या सुपरिटेंडेंट लिख देता हूं मैं। सबसे नीचे आते हैं सुपरिटेंडेंट्स, फिर इसके बाद आते हैं असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर। इसके बाद अगले लेवल पे आते हैं जॉइंट कमिश्नर। इसके बाद अगले लेवल पर आते हैं एडिशनल कमिश्नर। इससे भी सीनियर आता है कमिश्नर, और इससे भी सीनियर आज की डेट में एक नई पोस्ट आई है चीफ कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर। तो ये हायरार्की है जो सीबीडीटी के अंदर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अलग अलग ऑफिसर की ये हायरार्की है। अगर आप ध्यान से देखो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये जो 5th नंबर पे आया है, मतलब टॉप मोस्ट से जस्ट नीचे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का ही पर्सन है। तो अब आप कहोगे सर डिपार्टमेंट का एक पर्सन है, उसके पास अपील लेके कैसे जाएं? ध्यान दो, ये कमिश्नर कौन सा है, कमिश्नर अपील्स। ये नॉर्मल कमिश्नर नहीं है, ये क्या बन गया है, कमिश्नर अपील्स। इसको हमने बोल दिया तुम नॉर्मल जुरिस्डिक्शन वाले काम नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, कोई भी तुम्हारे से नीचे वाले ऑफिसर ने अगर ऑर्डर पास किया और असेसी उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील लेके कहां पर आएगा, तुम्हारे पास आएगा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। अच्छा जो ऑर्डर पास किया था वो ऑर्डर ही कमिश्नर ने पास किया था, फिर क्या होगा, अगर ऑर्डर कमिश्नर ने पास किया था तो हमने चीफ कमिश्नर अपील्स नहीं बनाया, फिर अगली अथॉरिटी हमने बनाई आईटीएटी, इनकम टैक्स, आगे बताओ, एपेलेंट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेंट ट्रिब्यूनल। ये एक अथॉरिटी बना दी। इट इज जस्ट लाइक अ कोर्ट बट इट इज अ क्वाजाई जुडिशियल बॉडी। क्वाजाई जुडिशियल मतलब जुडिशियल बॉडी के ऊपर सारी जो 100% पावर्स नहीं दी कोर्ट की, बट 80-90% पावर्स इसके पास भी है। ये भी अंडर ओथ किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, ये भी किसी को जेल भेज सकता है। सारी पावर्स जो कोर्ट के पास होती हैं आईटीएटी के पास भी गई। तो सेकंड लेवल ऑफ अपील क्या हुई, आईटीएटी। ये कौन से केस सुनेगी, या तो कोई ऑर्डर डायरेक्टली कमिश्नर ने पास किया वो केस सुनेगी, या आप कमिश्नर अपील्स के पास अपील लेके गए थे, उसने भी नेगेटिव ऑर्डर पास किया, उसने भी आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आईटीएटी। ये सेकंड लेवल ऑफ अपील हो गई। और ये जब स्कूल में लड़ाई नहीं सॉल्व हुई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जब भी मैं बोलूंगा ना इनकम टैक्स में अपील फाइल कर दो, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए। अपील के 4 लेवल होते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, आईटीएटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब सर ये अपील वाले हमारे सिलेबस में है, क्या लगता है हमारे सिलेबस में होगा, नहीं। अगेन अपील से रिलेटेड जो मैटर हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जस्ट क्योंकि अभी पहली दूसरी क्लास है, मैं इंट्रो के लिए बता रहा हूं, क्योंकि हमें एक आइडिया होना चाहिए पूरे इनकम टैक्स एक्ट का कि चल क्या रहा है। सिलेबस में है या नहीं है वो बात की बात है। रेगुलर असेसमेंट सिलेबस में नहीं है, रेगुलर असेसमेंट के बाद जो अपील होती है वो तो ऑब्वियसली हमारे सिलेबस में नहीं है। मगर फिर भी ये एग्जाम्पल मैंने क्यों बताया, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, फिर से वही एग्जाम्पल लूं। ये ऑफिसर, उसने 15 लाख का ऑर्डर पास कर दिया,
15 लाख का ऑर्डर पास कर दिया, मैं अपील में चला गया। अपील में मैंने कहा बेटा तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। सीआईटी अपील्स गया, हार गया। सीआईटी अपील्स ने बोला 15 लाख, मैंने कहा नहीं अब मैं आगे जाऊंगा। आईटीएटी में गया, हार गया। वहां से कहां गया? हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट के बाद कहां गया? सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब वो जो 5 लाख की इनकम डिस्प्यूटेड थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपकी जो इंक्रीमेंटल 5 लाख की इनकम है जो ऑफिसर ने आपके उसमें जोड़ी है वो टैक्सेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मुझे क्या मिल गया? न्याय मिल गया। अच्छा, अब मुझे न्याय मिल गया, वो 5 लाख की इनकम टैक्सेबल नहीं है। अब आप समझदार हो क्या होता होगा? जो मैंने एक्स्ट्रा टैक्स फॉर द टाइमिंग। अच्छा, यहां पर एक बच्चों का डाउट आता है, कॉमन डाउट, जब तक सर ये 1.5 लाख आपकी 15 लाख इनकम हो गई, मान लो आपका 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है फॉर द टाइम बिंग, जब आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, ये लड़ाई कुछ दिनों में तो खत्म होगी नहीं, सालों चलेगी, तो ये फॉर द टाइम बिंग 50,000 सरकार ले लेती होगी या नहीं लेती होगी? गेस करना है। अगर अभी मैं अपील में गया हूं, ऑर्डर में 50,000 का एक्स्ट्रा टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी आई है, फॉर द टाइमिंग सरकार ले लेती होगी या अभी होल्ड पर डाल दिया होगा? अगर सरकार ले लेगी फिर तो ऑफिसर्स के पास पावर आ गई, वो कहेंगे हम तो ऑर्डर पास कर रहे हैं, तुम लड़ते रहो, टैक्स तो रिकवर हो जाएगा। करोड़ों की लायबिलिटी निकाल देंगे, करोड़ों रुपए जमा करवा लो मेरे से, मैं सालों साल लड़ता रहूंगा, तब तक पैसे चले गए। तो सारा जमा करवाना भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ही जमा ना करवाएं तो हर बंदा क्या कहेगा? तू निकाल लायबिलिटी निकाल, मैं जाऊंगा अपील में। अपील में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता रहूंगा, मैं लॉयर को फीस दे दूंगा, तेरे को टैक्स नहीं दूंगा। सीधी सी बात है, यही होता है लोगों, मैं टैक्स नहीं दूंगा। क्यों? सालों साल केस पेंडिंग रहेगा, 25, 26, 30 साल, वो कहेगा तब तक कंपनी वाउंड अप करके चलते जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं कर सकते, बिल्कुल रिकवरी ना करें। तो इन्होंने एक तरीका निकाला है बीच का, वो कहते हैं जब भी अपील फाइल करोगे, फाइनल में पढ़ोगे आप ये चीज, हर लेवल ऑफ अपील के सामने ना एक प्री डिपॉजिट कराना पड़ता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास अपील फाइल करने जाओगे, क्या करना पड़ेगा? प्री डिपॉजिट। जनरली वो 5 से 10% के बीच में होता है। फिर आईटीएटी के पास जाओगे, थोड़ा सा और प्री डिपॉजिट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्री डिपॉजिट कराएंगे। ये प्री डिपॉजिट क्या करा रहे हैं? मान लो तुम्हारी लायबिलिटी 50,000 है, अभी के लिए अपीलेंट अथॉरिटी कह रही है 10,000 को डिपॉजिट करा दो। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा ये डिपॉजिट वापस दे दिया जाएगा, और अगर तुम हार गए तो 40,000 रुपए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अलॉन्ग विद पेनल्टी इफ मैलिफाइड इंटेंशन रिकवर कर लिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं हार गया तो 40,000 रिकवर हो जाएगा विद इंटरेस्ट। अगला सवाल आपका आएगा, सर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? 10,000 विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट। मैं बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सारा कुछ सिलेबस में ऐसे ना ये फालतू में, नहीं तो आपके दिमाग में डाउट आते रहेंगे, आपको एक कॉन्फिडेंट फीलिंग नहीं आएगी मुझे टैक्स समझ में आ रहा है। तो अगर 10,000 रुपए रिफंड मिलेगा विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट? विदाउट इंटरेस्ट। सरकार का दूसरा नाम है लालच। मैंने जीएसटी के अंदर ये फंडा पहली क्लास में बताया था, और वो जीएसटी में हर जगह अप्लाई हुआ था। सरकार का दूसरा नाम लालच। सबसे लालची इंसान इस देश में सरकार, मैं नाम नहीं, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेता, चलो, सबसे लालची इंसान सरकार खुद सबसे लालची इंसान है भाई। जो ओवर ए टाइम लॉ मेकर्स बैठे हैं, वो लॉ इस तरह से बनाते हैं, जब हम टैक्स ना दें तो इंटरेस्ट लगता है, मगर हमने ज्यादा दे दिया, वापस देना हो, सरकार इंटरेस्ट नहीं देती। अच्छा सर बिल्कुल नहीं मिलेगा, फिर तो सरकार होल्ड करके बैठ जाएगी आपके रिफंड को। प्रोविजन ये कहता है जिस दिन तुम्हारा रिफंड सैंक्शन हो गया, उस रिफंड से 30 दिन तक रिफंड ना दिया तब इंटरेस्ट देंगे। बट रिफंड इतना लेट तुम्हारा सैंक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में लड़ते लड़ते 25 साल लग गए, उन 25 साल के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको ऐसे ही ड्राफ्टेड मिलेंगे प्रोविजन। जीएसटी में भी ऐसे ही ड्राफ्टेड है, इनकम टैक्स में भी। सरकार अपना फायदे के हिसाब से लॉ बनाती है, इसलिए इंटरेस्ट जब देना पड़ता है वो कम देती है, और जब लेना पड़ता है वो ज्यादा लेती है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। सर अब ये बताओ, अब जो मेन बात थी, ये सारी कहानी के बाद मेन मुद्दा तो समझाना था ना। सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आ गई, मेरी जो 5 लाख की इनकम है, लेट से कोई भी XYZ इनकम है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया एग्जेम्प्ट है। सवाल यहां से शुरू होता है, अब ये केस में लड़ाई किसने लड़ी? संचित ग्रोवर ने लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये इनकम टैक्सेबल नहीं है। आपने ये जजमेंट पढ़ी, न्यूज़पेपर में छपी जजमेंट, आपने ये जजमेंट पढ़ी, आपने रियलाइज किया यार पिछले 5 साल से मैं भी ये इनकम कमाता हूं, और मैं तो इसको क्या मान के चल रहा था? टैक्सेबल। आपने अपनी 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स देखी, आपने कहा यार मैं तो हर साल 10 लाख की इनकम ऐसी कमाता हूं, और मैं तो इसे क्या करता हूं? एग्जेम्प्ट की जगह टैक्सेबल करता हूं। अब सवाल ये है, जजमेंट मेरे केस में आई, क्या वो जजमेंट का फायदा आप ले सकते हो या नहीं ले सकते? क्या वो जजमेंट का फायदा ले सकते हो? यस। सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा लॉ बना नहीं सकता, कल की क्लास में ये बोला था मैंने, सुप्रीम कोर्ट लॉ बना नहीं सकता, बट लॉ को इंटरप्रेट करते करते
कई बार वो लॉ की इंटरप्रिटेशन को वाइड कर देता है, लॉ की इंटरप्रिटेशन बदल देता है। जैसी वो लॉ की इंटरप्रिटेशन बदलती है, वो सिर्फ उस इंसान पे नहीं लगती जिसने केस लड़ा, वो हर उस इंसान पे लगती है जो इंडिया में वो इनकम कमाता है। तो क्या केस लॉ मतलब किसी जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, क्या एक रीडर ऑफ इनकम टैक्स के लिए वो भी एक सोर्स ऑफ लॉ हो गया या नहीं हो गया? समझो इसको मैंने सोर्स ऑफ लॉ में क्यों लिखा। ये लॉ बना नहीं रहे हैं, बट कई बार किसी सेक्शन की इंटरप्रिटेशन इस तरह से कर दी जाती है दैट जो चीज हमें पहले एक तरह से पढ़ते थे, अब उस जजमेंट की वजह से हम अलग तरह से पढ़ेंगे। तो एज अ सोर्स ऑफ लॉ क्या ये भी हमारे लिए रेलेवेंट हो गया या नहीं हो गया? यस। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही है, पता है ना, और बाय चांस वो हमारे से ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर ही है। तो आप तो बैठे हो, आपको लग रहा है अरे ये रहा सुप्रीम कोर्ट, बट हाँ पूरे देश में यही वाला सुप्रीम कोर्ट है और कोई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट पूरे देश में अप्लाई करेगी। अगला सवाल, सर मैं ना हाई कोर्ट तक ही गया था, हाई कोर्ट में ही मैं जीत गया, हाई कोर्ट में ही मुझे बोल दिया 5 लाख की इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। और मैं कौन से हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं? मैं दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। अब अगला सवाल, अब एक दूसरा पर्सन जो हरियाणा में इस समय बैठा है, उसने ये न्यूज पढ़ी, वो अपने ऑफिसर के पास भागता भागता गया, उसने कहा मैं पिछले इतने सालों से अभी तक 50 लाख की इनकम को टैक्सेबल मान बैठा हूं। आज अभी दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसने बोला टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है, तो जो 50 लाख का के ऊपर मैंने टैक्स पे किया उसका रिफंड दे मुझे। अब मुझे बताओ, ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट क्या इस ऑफिसर पे बाइंडिंग है या नहीं है? अगर ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की होती तो आपका आंसर क्या होता? यस, ऑफिसर को माननी पड़ती, ये पर्सन आगे रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता था। प्रोसीजर क्या है वो फाइनल में पढ़ोगे, छोड़ो, बट एक प्रोसीजर होगा जिससे ये रिफंड ले सकता है। मैंने ज्यादा टैक्स पे कर दिया था, अब मुझे रिफंड दे दो। सुप्रीम कोर्ट के लिए मानना पड़ेगा। अगर ये ऑफिसर दिल्ली का है तो भी मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? यस, दिल्ली वाला पर्सन, दिल्ली वाला ऑफिसर दिल्ली हाई कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता, बट हरियाणा का एक ऑफिसर क्या दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकता है या नहीं जा सकता? यस, वो जा सकता है। ऑफिसर कहेगा नहीं, मेरे हिसाब से तो ये टैक्सेबल ही है, वो कहेगा ये देख दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर, वो कहेगा दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इज बाइंडिंग अक्रॉस द कंट्री, हाई कोर्ट के ऑर्डर इज बाइंडिंग ओनली ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट। अच्छा सर, उसने मेरी बात मानी नहीं, मैंने कहा अब तो मैं जा रहा अपील में, वो कह रहा चल शुरू हो जा, CIT अपील्स, फिर ITAT, फिर मैं गया हरियाणा हाई कोर्ट। इन्होंने भी मेरी, इन दो लेवल्स ने भी मेरी बात नहीं मानी, इन दोनों ने भी क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट नहीं मानी। मैं हरियाणा ITAT क्यों लिखा मैंने, हरियाणा हाई कोर्ट गया। हरियाणा हाई कोर्ट में जाकर मैंने हरियाणा हाई कोर्ट के जज के सामने बोला, ये देखो ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की ये कहती है टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। ये तुम्हारे नीचे वाले जो ऑफिसर हैं ITAT वाले, CIT वाले, ये टैक्सेबल बोल रहे हैं यार, तुम इसको पढ़ो और तुम इसको एग्जेम्प्ट बोलो। वो कह रहा है नहीं ये टैक्सेबल है। मैंने कहा तुम्हारे भाई बंधु जो दिल्ली में बैठे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने ही बोला है। वो कह रहे वो हमारे भाई बंधु हैं, यानी हमारे सेम लेवल पे हैं, उनका ऑर्डर हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। हरियाणा का हाई कोर्ट क्या दिल्ली हाई कोर्ट से कंफ्लिक्टिंग जजमेंट दे सकता है? यस। क्या एक ही मैटर पे अलग अलग हाई कोर्ट्स की जजमेंट कंफ्लिक्टिंग हो सकती है? यस। ऐसे केसेस में केस हमेशा कहां से डिसाइड होते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो टैक्सेशन में देयर आर वेरी, यू विल ऑलवेज फाइल सो मेनी इश्यूज जहां पर अलग अलग हाई कोर्ट की क्या है, कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब केस लॉ में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ ही पढ़ने लायक है, क्योंकि उसके नीचे वाले तो बाइंडिंग होते नहीं है, तो उनका फायदा ही क्या है? बंद कर दो इस हाई कोर्ट को, क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? दिल्ली हाई कोर्ट को बंद कर दो, सीधा ही सारे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब हाई कोर्ट तक की जजमेंट्स बाइंडिंग इफेक्ट ही नहीं रखती तो क्या है? अच्छा, इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है बाइंडिंग इफेक्ट, एक होता है परसुएसिव इफेक्ट। एक होता है बाइंडिंग इफेक्ट, एक होता है परसुएसिव इफेक्ट। परसुएड वर्ड करना सुना होगा ना, इंग्लिश में परसुएड वर्ड होता है। परसुएड करने का मतलब क्या होता है? एनकरेज करना। एक सिंपल सी बात है, आप मेरी क्लास में बैठे हो, मेरी क्लास के अंदर मेरा राज चलेगा, मेरी एकेडमी, मेरी क्लास, मेरे लॉ। मैंने कहा यहां पर ऐसे नहीं करना, मेरा राज चलेगा। एक बच्चा खड़े होकर नाचने लग गया क्लास में, मैंने कहा ना बेटा ना, यहां नहीं नाच सकता, मेरा लॉ चलेगा, बाइंडिंग इफेक्ट है। अच्छा, वही बच्चा सड़क पे जाके नाच रहा है बाहर, अब मैं उसको रोक सकता हूं? नहीं। सड़क पे नाच रहा है भाई, नाचने दो उसको। हाँ, मैं जा रहा हूं, मैं उसको कहूंगा बेटा मत नाच, अच्छा नहीं लगता। तूने सुननी है मेरी बात, सुन ले। मैं तेरे को सिर्फ क्या कर रहा हूं, एक एडवाइस दे रहा हूं, फ्री एडवाइस है, लेनी है तो लो वरना मत लो। यानी मेरी एडवाइस का परसुएसिव इफेक्ट है। वो कहेगा यार जाना तो कल इसकी क्लास में ही है ना, इसकी बात मान लेते हैं, इसकी बात की इज्जत रख लेते हैं। यही चीज यहां पर है।
हरियाणा वाला ऑफिसर इज नॉट बाउंड बाय दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट, ही कैन टेक अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड, बट यूजुअली हाई कोर्ट की जजमेंट्स का परसुएसिव इफेक्ट होता है, इसलिए बाकी ऑफिसर्स भी क्या करते हैं, मान लेते हैं। अगर कोई ऐसी कंफ्लिक्टिंग जजमेंट है जहां पर ऑफिसर्स नहीं मान रहे, वो सीबीडीटी को रिपोर्ट करते हैं और सीबीडीटी एक सर्कुलर जारी कर देता है कि क्या तुम्हें उस हाई कोर्ट की जजमेंट फॉलो करनी है फॉर द टाइम बिंग या नहीं करनी। कई बार डिपार्टमेंट कहता है हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक लड़ाई चल रही है तब तक तुम तो अगेंस्ट चलो इसके। तो देर आर केसेस लाइक दैट। फिर भी देर आर सर्टन केसेस जहां पर डिपार्टमेंट मान लेता है, सीबीडीटी सर्कुलर जारी करके अपने बाकी ऑफिसर्स को कहता है तुम्हारे ऊपर परसुएसिव इफेक्ट है, बट मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम वो हाई कोर्ट की जजमेंट मान लो। सर इसका मतलब हमारे एज अ स्टूडेंट हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी पढ़नी होती है और हाई कोर्ट की भी। अच्छा स्टूडेंट छोड़ो, एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या लगता है क्लाइंट आपके पास दौड़े चले किस लिए आते होंगे? ये पूछने के लिए कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा है, या वो चीजें तो उनको ऑलरेडी पता होती होंगी। असली में एक सीए के पास काम किस चीज का आता है? उन इश्यूज पर जिन पर इनकम टैक्स एक्ट तो साइलेंट है या डिस्प्यूट है, मगर वो कहीं ना कहीं कहां हुए हैं, सेटल हुए हैं। जब आप प्रैक्टिस में जाओगे और अगर आप कोर टैक्स की प्रैक्टिस करते हो, मतलब वो कुछ सीए ऐसे करते हैं ना, ऑडिट भी कर लिया, टैक्स भी कर लिया, बैंक ऑडिट आया बैंक भी ऑडिट कर लिया, तो वो हर चीज की गहराई में नहीं जा पाते। देयर आर सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो क्या करते हैं, एक ही फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही फील्ड में प्रैक्टिस करता है, मान लो एक इनकम टैक्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास कैसे केसेस आते होंगे? वो टिपिकल केसेस आते होंगे जिनका प्रोविजन डायरेक्टली इनकम टैक्स एक्ट रूल्स में नहीं लिखा, क्योंकि अगर लिखा होता, आप जैसी सी इंटर पास करोगे वो तो आपको भी आता है, फिर वो तो आप ही जाके बता दोगे किसी कंपनी को। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास मेनली काम क्या होता है, केस लॉ पढ़ते रहना। अच्छा एक दिन में केस लॉ कितने आते होंगे? एक दिन में कितने केस लॉ आते होंगे? सुप्रीम कोर्ट में रोज रोज तो इनकम टैक्स के एक्ट पास होते नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स तो कभी कभार आती हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स भर भर के आती हैं, और तो और आईटीएटी की तो जजमेंट्स रोज रोज ही आती हैं, क्योंकि आईटीएटी का काम तो क्या है, इनकम टैक्स की ही देखना। तो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को अपडेट रखने के लिए डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर आईटीएटी की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स। जब मैंने सीए क्लियर करी थी और मेरी ना सारी आर्टिकलशिप डायरेक्ट टैक्स के अंदर थी, फिर मैंने डिसाइड किया, जीएसटी आने वाला था, अभी मैं 2014-15 की बात कर रहा हूं, अभी जीएसटी आने वाला था। आई डिसाइडेड टू शिफ्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने कहा देश में कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी सा हो रहा है जीएसटी टाइप, मैं आईडीटी में जाना चाहता हूं। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। आईडीटी का ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। और इनिशियली मैं ऑफिस में, मान लो ऑफिस 10 बजे से स्टार्ट होता था, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूं, मैं 8 बजे ऑफिस चला जाता था। ऑफिस बॉय से भी पहले ऑफिस में मैं जाता था, कई बार तो ऑफिस खोला भी मैंने है, और मैं जाके पहले 2 घंटे क्या करता था, क्योंकि वहां पर ना ये सारी जजमेंट्स कंपाइल करके, देयर आर वेबसाइट्स जो आपको कंपाइल करके एक साथ दे देती हैं। और ऑब्वियस ही बात, वो वेबसाइट क्या होती हैं, पेड वेबसाइट होती हैं। उनकी एक साल की सब्सक्रिप्शन 50,000, 60,000, लाख रुपए होती है। अब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लाख रुपए थोड़ा खर्च करूंगा पढ़ने के लिए, 50,000 रुपए पर्सनल कैपेसिटी, वो भी तब जब सीए हो चुकी है, कौन करेगा यार, है छोड़ परे। तो मैं क्या करता था, ऑफिस जाकर पहले ही वो सारी जजमेंट्स, क्योंकि ऑफिस के दौरान तो टाइम मिलेगा नहीं, ऑफिस के दौरान वो पढ़ लेता था। इनिशियली मैंने आईडीटी की एक जजमेंट पढ़ ली। 1-1.5 साल का बीच में ऐसा समय आया, नेम एनी इशू एंड आई न्यू इट। लोगों ने ना मेरा नाम क्या रख दिया था, एक सॉफ्टवेयर आता है एक्सकस नाम से, EXCUS, वो सॉफ्टवेयर जजमेंट ढूंढता था। वो कहते थे एक्सकस की जगह संचित के पास चले जाओ। फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया, वो प्रैक्टिस खत्म होती गई और मैं ऑब्सोलीट होता गया। ऑब्सोलीट जाले नहीं लग गए मेरे अंदर, नॉलेज के अंदर जाने लग गए। क्योंकि अगर आपने बिल्कुल वो गो टू पर्सन बन के रहना है टैक्स में, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है, केस लॉ। क्योंकि ऊपर वाले तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पढ़े हैं, केस लॉ में अपने आप को अपडेट रखना सबसे जरूरी होता है। सर चलो बाद की बातें छोड़ो, वो तो सीए बनने के बाद देखेंगे। ये बताओ हमारे सिलेबस में केस लॉ है या नहीं है? शुक्र मनाओ तुम सीए इंटर में हो अभी, और सीए इंटर में केस लॉ हमारे, सर इसका मतलब सीए फाइनल में होंगे। सीए फाइनल में सारे केस लॉ नहीं होंगे। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, हर 6 महीने साल बाद जो केस लॉज आते हैं उनमें कोई 10-15 केस लॉ सिलेक्टेड सीए फाइनल के सिलेबस में डाल देता है। कभी वेबसाइट पे जाके देखना, अभी तो फाउंडेशन में जाते होंगे वहां पर, अब शायद इंटर में झांकने चले गए हो बीओएस नॉलेज पोर्टल में, कभी फाइनल में भी झांक के देखना वहां क्या चल रहा है, वहां कैसी दुनिया है। वहां पर केस लॉज का टैक्सेशन सब्जेक्ट में, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में केस लॉ का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। वो सिलेक्टेड केस लॉज हैं जो आईसीआई ने फाइनल के बच्चों के लिए क्या किए हैं, इंप्लीमेंट किए। तो सर हमारे पास कोई केस लॉ नहीं आएंगे, थोड़े बहुत केस लॉ जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। लैंडमार्क जजमेंट बोले तो
जो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट है जिसने किसी सेक्शन का पूरा रूपरेखा ही बदल दी, जिसने किसी सेक्शन की पूरी इंटरप्रिटेशन ही बदल दी, ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स 4 या 5 हैं जो हमारे सिलेबस में आएंगी। वो इसलिए हैं क्योंकि वो लैंडमार्क हैं, वो सेक्शन के साथ साथ ही पढ़ी जाती हैं। तो लास्ट में ये सारी कहानी खत्म। एक आखिरी चीज करते हैं और फिर ब्रेक करते हैं। It is not possible for the parliament to conceive and provide all the possible issues that may arise in the implementation of the act. लॉ लिखने वाले लोग जो मर्जी हों, फिर भी लॉ लिखने में कोई ना कोई कमी रह जाती है, इंटरप्रिटेशन इशू। Hence, the judiciary will hear the disputes between the assessees and the department and give decision on various issues. यहां पर एक बार levels of appeal लिख लो नॉलेज के लिए, although syllabus में नहीं है। levels of appeal CIT A मतलब CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नॉर्मल नहीं, CIT अपील्स। अगला लेवल ITAT, आई होप फुल फॉर्म आपको याद ही रहेगी, मैं लिखवा नहीं रहा, फिर भी लिख लेना, इनकम टैक्स एपेलेंट ट्रिब्यूनल। थर्ड हाई कोर्ट एंड लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। दीज आर दी 4 लेवल्स ऑफ अपील अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो द लॉ ऑफ द लैंड। यानी लॉ ऑफ द लैंड का मतलब बाइंडिंग ऑन all assessees and all officers across country। assessee को भी मानना पड़ेगा, मतलब जरूरी थोड़ा फेवरेबल जजमेंट ही आएगी, हो सकता है नेगेटिव जजमेंट भी आ जाए। तो नेगेटिव जजमेंट आएगी तो देश के सारे assessee पे लगेगी, फेवरेबल जजमेंट आएगी तो देश के सारे ऑफिसर्स पे लगेगी। The decisions given by the various high courts will apply in their respective states in which the high court have the jurisdiction। बट यहां पर भी एक लाइन लिख लो, high court judgments may not have binding effect। high court judgments may not have binding effect on other states के officers and assessees, but they still have persuasive effect तो फिर भी रहेगा उसका। तो हमारे सिलेबस में क्या हो गया, लास्ट में सोर्सेज ऑफ लॉ डिस्कस करके लास्ट में आए हम अपने सिलेबस में। व्हाट इज देयर इन आवर सिलेबस फॉर May 21 एंड November 21। पहला सोर्स ऑफ लॉ हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट as amended up to कौन सा फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2020। ठीक है, पहला हमारा सोर्स क्या हो गया, इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड अप टू फाइनेंस एक्ट 2020। इसमें भी स्पेसिफाइड सेक्शंस, मतलब सारा नहीं पढ़ना, जो सेक्शंस ICI ने हमारे इंटर सिलेबस में डाले हैं सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, अगली चीज थोड़ा सा मैं राइट में लिख देता हूं। अगली चीज क्या आ गई, इनकम टैक्स रूल्स, वो पढ़ने हैं हमें। जो भी सेक्शन पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भी रूल होगा वो पढ़ेंगे साथ साथ। थर्ड नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स, बट ये भी सारे हमारे सिलेबस में नहीं है, ब्रैकेट में लिख लेना, ओनली लिमिटेड स्पेसिफाइड बाय ICI, ओनली लिमिटेड अप टू कौन सी डेट, 30 अप्रैल 2021 स्पेसिफाइड बाय ICI। 30 अप्रैल तक सारे सर्कुलर नहीं पढ़ने, सिर्फ लिमिटेड पढ़ने हैं। और फोर्थ पॉइंट कौन सा आ गया, केस लॉज, ओनली लैंडमार्क जजमेंट्स, ओनली लैंडमार्क जजमेंट्स मतलब जिन्होंने किसी चीज को पूरी तरह से बदल दिया, ओनली लैंडमार्क जजमेंट्स स्पेसिफाइड बाय ICI। आपको हमारे सिलेबस के दौरान इन सारी चीजों के साथ जूझना है। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इनकम से। इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, व्हाट इज इनकम से स्टार्ट करेंगे, चलिए।